हेलो दोस्तों, मैं रवि सर आप लोगों के बीच लेके आया हूं आज रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे क्लास टेंथ का पूरे मैथ के एक वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। मतलब ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उस बच्चे के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक, उनको एग्जाम देना है और एक दिन में रिवीजन करना है। पूरे 15 चैप्टर है क्लास 10th में मैथ में। ठीक, और वो 15 चैप्टर के वो एक बार 2 घंटा 2.5 घंटा में चाहते कि हम सारे फॉर्मूलों को एक बार देख ले, सारा थ्योरी को एक बार समझ ले। तो उनके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, यानी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये वीडियो को बिना भगाए हुए पहले थोड़ा देर देख लें। आपको एक एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 15 तक प्रोबेबिलिटी तक ये वीडियो मिलेगा पूरे फॉर्मूला थ्योरी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। और क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। और आप पूछे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सबको पता होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से जो संख्या बनता है उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है, रियल नंबर कहा जाता है। और वो सारा संख्या जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है वो सब रियल नंबर ही होता है। ठीक है, वो आप जानते ही हैं। अब रियल नंबर में सर पढ़ना क्या है और बोर्ड में इससे क्या क्वेश्चन उठेंगे, तो बोर्ड में इससे ना बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन उठते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठते हैं। सब्जेक्टिव का यहाँ कोई संभावना है ही नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, वास्तविक संख्या में आपको पता है कि इसमें 4 एक्सरसाइज है। क्या एक्सरसाइज है? 4 गो। एक है 1.1, कितना है? 1.1, एक्सरसाइज 1.1। तो बोले एक सर एक्सरसाइज 1.1 में क्या है? देखिए, एक्सरसाइज 1.1 काफी आसान है। इसमें ना यूक्लिड साहब एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक एचसीएफ निकालने का विधि दिया और उसी को वास्तविक संख्या के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ निकाले। क्या पढ़ना है आपको एक्सरसाइज फर्स्ट में? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ निकाले। क्या निकाले? एचसीएफ निकाले। आपको पता है कि एचसीएफ निकालने तो सब आदमी को आता होगा। एचसीएफ निकालना काफी आसान है, ये आप जानते भी हैं। एचसीएफ हम लोग बचपन से ही सीखते आ चुके हैं। लेकिन 10th में क्या कहता है कि एक यूक्लिड वैज्ञानिक है, उन्हीं के कंसेप्ट पे, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग मौसा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इसलिए इसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ निकाले। ठीक, तो कैसे आएगा क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए, यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक दिया कंसेप्ट कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हम समझाते हैं थोड़ा सा। ठीक, आप जानते हैं, अगर मान लीजिए थोड़ा सा एग्जांपल को समझेंगे कि इस टाइप से अगर कहीं है, ठीक है, भाग देना है, तो आपको पता है कि ए 3 है और ये 11 है। 3 तिहाई 9, 9 से यहाँ 2 बचा। ठीक है, तो आप इसको जानते हैं कि ये भाज्य होता था। क्या होता था? भाज्य। और ये क्या होता था? भाजक। क्या होता था? भाजक। और ये होता था भागफल, होता था ना। ध्यान देंगे इधर, शेषफल, शेष, ये आपको पता है ये होता था। ठीक, और इसके बेसिस पर हम लोग बचपन में एक फॉर्मूला भी पढ़ चुके थे कि होता है भाज्य बराबर भाजक गुना में भागफल, अब प्लस में क्या होता है? शेष। ये होता था कि नहीं होता था? होता था। तो अभी आपको पता है कि ये होता था। इसी के आधार पर एक फॉर्मूला बना और वही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बना? एक नाम, केवल नाम बदल दिया गया। गौर करेंगे, केवल नाम को बदल दिया गया और कोई चीज नहीं है। देखिए, जो आप भाज कहते थे ना, उसी को ए कहा दिया गया। क्या कहा दिया गया? ए। और जो भाजक था उसको बी कह दिया गया, और जो भागफल है उसको क्यू कह दिया गया, और इस शेषफल को आर, रिमाइंडर आर कह दिया गया। ठीक है, तो आप देखिए तो यही ना यही ए क्या कहलाया? भाज्य कहलाया, भाज्य। और ये बी क्या कहलाया? भाजक। क्या कहलाया? भाजक। अब क्यू क्या कहलाया? भागफल। आर क्या कहलाया? शेष। अब बताइए, चीज वही है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, लेकिन नाम यहां बदल गया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और यही जो नियम दिए हैं वो यूक्लिड साहब दिए हैं, इसलिए इसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और आप यहां देख सकते हैं कि सर ये 3 से अगर ये ज्यादा होता, शेष अगर ये भाजक से ज्यादा होता तो भाग फिर से लगता कि नहीं लगता? लग जाता, भाग फिर से लग जाता। मान लीजिए यहाँ 4 होता तो एक मतलब भाग लग ही जाता। इसका मतलब साफ है कि जो शेषफल होगा ना वो हर हाल में किससे छोटा होगा?
भाजक से छोटा होगा। और यहाँ भाजक का काम कौन करता है? बी करता है ना। इसीलिए कहा गया है यूक्लिड साहब के कंसेप्ट में कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में, a बराबर बी क्यू प्लस आर में जहां r का जो मान है, शेष का जो मान है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और पक्का एकदम छोटा होगा किससे? b से। और ये b आप जान रहे हैं कि b किसका? भाजक का काम करता है। बात वही है, समझना है कि जहां r का जो मान होता है 0 या 0 से बड़ और b से छोट, 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा। और ये ऑब्जेक्टिव में आ भी जाता है कभी कभी लिख के, तो इसको बढ़िया से आप देख लेंगे। यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको एक ऑब्जेक्टिव में आएगा कि 2 नंबर देगा, अब बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन के विधि से HCF निकाले, मतलब इस विधि से a बराबर बी क्यू प्लस आर से क्या निकाले? HCF निकाले। तो देखते हैं कि कैसे इसका HCF निकालेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए या आइए। तो हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे कि एक एग्जाम्पल दिया आपको 420 और 130 का HCF निकाले। किस विधि से? यूक्लिड विधि से। किस विधि से? यूक्लिड के विधि से। कहिएगा यूक्लिड विधि से HCF कैसे निकालेंगे, समझेंगे इसको। यूक्लिड विधि से यदि आपको HCF निकालना है तो यूक्लिड के नियम को याद रखना पड़ेगा। और यूक्लिड का नियम क्या है? यूक्लिड कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सर कैसे निकाले इससे? जहां r का मान 0 या 0 से बड़ा और b से क्या होता है? छोटा। ये आप जानते हैं, ठीक। बार बार लिखते हैं कि आपको याद हो जाए। चलिए अब ध्यान देंगे, आपको क्या करना है इस विधि से बनाने के लिए कि आपको 2 ही नंबर देगा, ठीक। यूक्लिड के विधि से बनाने के लिए 2 नंबर में एगो बड़ होगा एगो छोट होगा, बराबर तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो बड़ और छोट होगा, तो आप बताइए सबसे बड़ा नंबर को आपको खोज लेना है। क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर को खोज लेना है। बोलिए 420 और 130 में सबसे बड़ा कौन है? बोलिए कौन है? 420। कौन है? 420, नाम है 420, ठीक है। तो 420 लिख दिए, उसको एक की जगह पर लिखिए, 420 हो गया। अब यहां बराबर है तो बराबर दे दीजिए। बच्चल नंबर कितना है? 130, तो 130 लिख दीजिए। मतलब 2 नंबर में सबसे बड़ा नंबर एक की जगह पर लिखा जाएगा, उसके बाद बराबर और बी की जगह पर 130। अब सुनिए गौर से, इस क्यू के जगह पर अपना मन से कितना से गुना करें कि 420 आ जाए, 420 आ जाए। और 420 ना आए तो उससे कम आए, लेकिन उससे ज्यादा ना आए। तो आप कहेंगे कि सर अगर 2 से करते हैं तो 260 होता है, और ज्यादा 3 से कीजिए, 3 से कीजिएगा तो 390 हो जाएगा, और 4 से कीजिएगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो 3 से किए, कहिएगा कि 3 से किए तो देखिए तो यहाँ लिखल है 420, यहाँ 130 गुना 3, 130 में 3 से गुना करेंगे तो 300 कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ है 420, यहाँ पूरा है कितना भी? 390। मतलब 420 होने में अभी बाकी है कि नहीं है? यहाँ 420 है, गौर कीजिएगा, यहाँ पूरा है कितना? 390, तृतीया 39, 390 पूरा। बोलिए अभी प्लस है तो प्लस दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस दे दिए तो आप हमको बताएंगे कि कितना कम है। 420 तो नहीं पूरा है, ये पूरा था 390, 420 होने के लिए कितना कम है? देखिए ना, घटा लीजिए, 420 में से 390 घटा लीजिए तो 10 रुपया होता 400, यानी 30 कम है, तो यहाँ प्लस में 30। देखिए इतना बराबर इतना है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहेगा हाँ ये तो कर लिए, ए के जगह पर ये, बी के जगह पर ये, क्यू के जगह पर अपना मन से गुना किया, जो बचल था उसको जोड़ में लिख दिए। पहला लाइन स्टेप क्लियर। बोले कि ऐसा कब तक करते रहे? जब तक रिमाइंडर ये आर, जब तक आर क्या ना हो जाए? शून्य ना हो जाए। और जिस लाइन में आर शून्य हो जाएगा, रिमाइंडर शून्य हो जाएगा, उसी का भाजक अंतिम भाजक ही HCF कहलाता है। अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है? HCF कहलाता है, ठीक। तो चलिए अब कहेगा फिर सर स्टेप कहां से शुरू करूं, स्टेप कहां से शुरू करूं? ध्यान देंगे यहाँ पे, स्टेप कहां से शुरू करूं, स्टेप कहां से शुरू करूं? तो आपको हम बता देते हैं कि स्टेप जो है ना आपको, अब देखिए इसको लाइए यहाँ पे, इसको अब उतारिए, 130 उतार दिए, 130 बराबर ये उतरा। अब ये वाला, ये इससे कोई मतलब नहीं, ये शेषफल जो था ये 30, ठीक है, यानी 130 और ये 30, कोई दिक्कत नहीं। तो कहिए कहां से स्टार्ट करेंगे? तो ये वाला उतारिएगा और फिर जो शेषफल था उसको उतार देंगे, और फिर उसी तरह सोचेंगे कि कैसे गुना करें, 30 में कैसे गुना करें। तो आप कहिएगा 30 में कैसे गुना करें कि 130 फुट जाए। तो आप देखिए तो 30 में अगर 5 से गुना कीजिएगा तो 30 बचे 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150। यहाँ है कितना? 130 है, यानी 5 से भी नहीं 4 से करना होगा। तो 4 से किए तो 4 तिया 12, 120 है, 130 आ गया 120, ये 130 से ना है हो, ये आ गया 120,
कितना कम 10, तो ये प्लस में 10 जुट गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलिए अब फिर कहिएगा कि फिर कहां से स्टार्ट करूं, तो जैसे इसको किए थे यहाँ आया था 30, उसी प्रकार से ये आएगा 30, अब बराबर ये 10 आएगा 10। अब बोलिएगा सर ये 30 है, ये 10, 10 तिया 30, अब 30 था 30 उड़ गया, बोले रिमाइंडर नंबर कितना होगा 0। अब तो इस लाइन में आ गया 0, अब तो शेषफल आ गया 0। तो जिस लाइन में शेषफल 0 हो उसी का अंतिम भाजक, यही ना भाजक का काम कर रहा है, यही ना भाजक है, और अंतिम भाजक ही HCF कहलाता है। क्या कहलाता है? HCF। इसीलिए HCF कितना हो गया, बोलिए HCF कितना हो गया 10। बोलिए समझने में कोई परेशानी है? एक क्वेश्चन बोर्ड में पक्का आएगा HCF निकालना यूक्लिड की विधि से, ऐसे निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। अब यही फॉर्मूला था यूक्लिड का, यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यही कंडीशन ऑब्जेक्टिव में आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। अब आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 1.1 हो गया है, अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2, उसमें क्या करना है इसको देखते हैं। तो वीडियो को जल्दी उतारिए। चलिए तो आइए अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2, और 1.2 में क्या पढ़ना है ध्यान देंगे। 1.2 में आपको पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एंड HCF निकालें। अभी जस्ट पढ़े हैं यूक्लिड विधि से केवल HCF निकाले, उससे केवल HCF निकलता है, ठीक है। और 10th में अब इसके जस्ट बात पढ़ना है एक्सरसाइज 1.2 में कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और HCF निकाले, ठीक। तो आप ध्यान देंगे कि सर ये अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि आप सीख चुके होंगे, बचपन से ही लोग सीखते आते हैं, ठीक है। वो जो ऐसे करके हम लोग नहीं बनाते हैं, ऐसे करके 2 से लगा तो 4, 2 से लगा तो 2, यही है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसी के विधि से, इसी के हेल्प से हम लोग एलसीएम और HCF निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, तो इसमें ना आपको एक फॉर्मूला है, क्या है, एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला हम पहले लिखते हैं क्योंकि फॉर्मूला ही याद कराना मेरा इस वीडियो में काम है, मेन काम, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इससे क्वेश्चन यही 10th में नहीं, कंपटीशन वगैरह में भी इससे भरा हुआ रहता है क्वेश्चन। कहा जाता है कि ये फॉर्मूला जो है केवल 2 संख्या के लिए लागू होगा। वो फॉर्मूला क्या है, तो कहता है कि अगर एलसीएम और HCF से रिलेशन, दोनों के बीच में एलसीएम और HCF के बीच में रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि 2 संख्या है, मान लीजिए एक प्रथम संख्या, ठीक है, प्रथम संख्या और एक दूसरा संख्या, 2 को संख्या होगा, दोनों संख्या के लिए प्रथम संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर, यदि 2 संख्या को गुना करेंगे तो वो उसी के बराबर होगा, किसके बराबर, तो उसी के एलसीएम को और HCF से गुना करेंगे ना, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये एक फॉर्मूला है, क्या है, एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है कि 2 संख्या, प्रथम संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुने HCF। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और केवल 2 संख्या के लिए लागू होता है। तो अगर 2 संख्या में प्रथम संख्या दूसरा संख्या एलसीएम HCF, इससे क्वेश्चन कैसे रहेंगे समझेंगे। इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि इसमें 4 बात हुआ, देखिए ना, एक हुआ प्रथम संख्या, ये हुआ दूसरा संख्या, एक बात, 2 बात, और ये 3 और एक 4। इसमें ना 4 कंडीशन है ना, एक प्रथम संख्या, दूसरा संख्या, एलसीएम HCF। क्वेश्चन क्या करेगा बिहार बोर्ड में या कहीं भी आपको कि 4 में से ना 3 को दे देगा, कोई 3 को हो सकता है, वो एलसीएम दे दे, HCF दे दे, और कोई एक दे दे, या दोनों ही दे के कोई एक को दे दे, और एक आपसे पूछेगा, मात्र एक आपसे पूछेगा बोर्ड में, केवल एक आपसे पूछेगा और ज्यादा कुछ नहीं। मतलब बोर्ड में ना सीधा सीधा हिसाब पूछता है, ठीक है, कि 4 चीजों में से ना 3 चीज आपको दे देगा और एक चीज पूछ देगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कुछ दें आपको, एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर हम कहते हैं कि 2 संख्या 36 और 64 जिसका HCF 4 हो, 2 संख्या मान लीजिए दे दिया, 2 संख्या 36 एंड 64, 36 एंड 64 जिसका HCF 4 हो, तो एलसीएम बताइए। बस यही क्वेश्चन है, बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। 2 संख्या दे दिया, एक 36 दे दिया, एक 64 दे दिया, और उसका ना HCF दे दिया कि 4 है। HCF कितना है, 4। 2 संख्या 36 64 जिसका HCF 4 हो, तो बोला कि एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ, ठीक। तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या। तो बोलिए कहता है कि पहला संख्या दूसरी संख्या गुना करें, तो 2 संख्या है वो 36 64, तो गुना कर देंगे, 36 गुने 64 फॉर्मूला है, बराबर कहता है फॉर्मूला में कि एलसीएम, तो लिख दिए एलसीएम, अब गुने HCF तो इसका दिया हुआ है कितना, 4। आपको केवल चाहिए क्या, एलसीएम, तो एलसीएम को उधर छोड़ दीजिए, अच्छा को इधर ले आइए, ये गुना में तो इधर कथी में आएगा, भाग में, तो 36 गुने 64 और ये बटा में कितना 4 बराबर एलसीएम। 4 से काट देंगे, 4 नमा 36 यानी 9 गुने 64। दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ तक आपको दिखाई दिया है ना, 36 गुने 64
बराबर एलसीएम गुने 4। आपको चाहिए एलसीएम, तो आप ही बताइए, ये 36 गुना 64, ये बटा में 4 आएगा कि नहीं आएगा? उधर गुना में तो इधर भाग में, मल्टीप्लाई तो डिवाइड में। ये 4 से 4 नमा 36, यानी 9 से 64 में गुना हो जाएगा। तो 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 और 9 छक 54, 54 और 3 57, यही आपका हो जाएगा एलसीएम। बात को समझे क्या? बात को समझ गए? तो इसको नोट कीजिए, ठीक। चलिए तो देखते हैं कि अब वो एक फॉर्मूला था, उस पर एक एग्जांपल देके हम बता दिए। अब देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है। तो इसका एक कंसेप्ट आपको हम देते हैं, कंसेप्ट याद रखिएगा, तुरंत बन जाएगा। देखिए क्या कीजिएगा सब, अगर आपको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है देखिएगा बोर्ड पर, एलसीएम, क्या लिखे, एलसीएम निकालना है आपको, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। एलसीएम यदि निकालना है, एलसीएम, तो आप क्या कीजिए कि इसमें ना आपको चाहिए सभी तरह का गुणनखंड। कैसा गुणनखंड? सभी तरह का गुणनखंड, सभी तरह का गुणनखंड एवं सबसे ज्यादा पावर वाला, सबसे ज्यादा पावर वाला। एलसीएम कहता है कि अगर आपको एलसीएम निकालना है ना इस विधि से, तो इसको जानना होगा कि अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का मतलब समझिए कि सभी तरह का गुणनखंड, सभी प्रकार का गुणनखंड एवं सबसे ज्यादा पावर वाला, ठीक। और यदि आपको एचसीएफ निकालना है, ध्यान देंगे, एचसीएफ निकालना है, तो इसमें चाहिए कॉमन, क्या बोले, कॉमन गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड जो सब में हो वो वाला कॉमन गुणनखंड एवं सबसे कम पावर, सबसे कम पावर वाला, सबसे कम पावर वाला, ठीक। एक तो चाहिए आपको कॉमन गुणनखंड और सबसे कम, दोनों में अंतर समझिएगा एकदम आराम से, बहुत आसान है, ठीक। देखिए एलसीएम में क्या करना है आपको कि सभी तरह का गुणनखंड चाहिए, सभी प्रकार के, 3 है तो 3 हो, 5 है तो 5 हो, 10 है तो 10 हो, जो भी है, और सबसे ज्यादा पावर वाला, क्योंकि आपको पता है कि एलसीएम बड़ा होता ही है, नंबर से बड़ा एलसीएम होता है। और एचसीएफ आप देखोगे किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालिए तो वो नंबर से हमेशा छोटा आता है और एलसीएम हमेशा बड़ा आता है। इसीलिए एलसीएम जब निकालेंगे तो बड़ा पावर वाला, एचसीएफ तो छोटा आता है, कोई भी नंबर का एचसीएफ निकालिए ना, वो नंबर से या तो छोटा आएगा, तो किसी किसी केस में नंबर के बराबर आएगा। लेकिन एलसीएम निकालिए तो वो अक्सर, अगर कोई केस है जहां की नंबर के बराबर, बड़ा नंबर के बराबर, और नहीं तो हमेशा नंबर से बड़ा आएगा। तो एलसीएम बड़ा, इसलिए सबसे ज्यादा पावर वाला, एचसीएफ छोटा होता है इसलिए सबसे कम पावर वाला, कम रहेगा तब ना छोटा होगा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे अब देखेंगे, अब यहां पर ना हम एक एग्जांपल लेंगे तब आप समझ पाएंगे, ठीक। तो एलसीएम का मतलब समझ गए बढ़िया से, एचसीएफ का मतलब समझ गए, और दोनों का मतलब जब समझ गए तो एक एग्जांपल लेके आपको सिखाते हैं और समझाते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि 36 45 72, 36 45 एंड 72 का एचसीएफ एंड एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको सिखाते हैं, ठीक। बोर्ड पर ध्यान देंगे, तुरंत समझिएगा, ठीक। हम ध्यान देते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। 36 है तो जय को नंबर देगा ना, यहाँ 2 नंबर हो, 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सभी का निकलेगा, ठीक, नो डाउट। तो आपको क्या करना है, ध्यान देंगे कि जय को नंबर रहेगा ना, कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकाले, तो आपको ना अभाज्य गुणनखंड विधि पहले करना होगा। मतलब क्या कि 36 को ना फैक्टर में तोड़ना होगा। आप तोड़िएगा तो 36 को एक बार तोड़ के दिखा दे या समझ जाएंगे। अगर आप नहीं जानते तो देखिए, आपको 36 को ना तोड़ना होगा ऐसे करके। तो 2 से लगाइएगा 18, 2 से फिर 9, फिर 3 से तो 3 और 3 से तो खत्म, यानी 4 नमा 36 होता है ना। इसको लिख सकते हैं कि 2 के स्क्वायर मतलब 4 और 3 के स्क्वायर मतलब 9, 4 नमा 36। कोई डाउट नहीं, अगर आपको आता ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आता होगा। चलिए 45 है, 45 को आप बोलते हैं 9 पचे 45, 9 पचे 45 बोलने का मतलब कि 5, 9 पचे 45 का मतलब कि 5 और गुना में 3 के स्क्वायर, क्या 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर हो गया 9, 9 पचे 45, ये 72 है, 72 है। तो 72 को क्या लिखिएगा, देखिए ना, 72 को लिखिएगा 9 अठे 72, मतलब 2 के क्यू 8 और 3 के स्क्वायर 9, 9 अठे 72, ठीक है। तो हो गया, ये तीनों 3 नंबर था, तीनों को फैक्टराइजेशन में तोड़ दिए, गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए। 4 होता 4 के रूप को तोड़ते, 5 को होता 5 को तोड़ते। अब तोड़ने के बाद ना आप छोड़ दीजिए, देखिए अपने एलसीएम निकल जाएगा, अपने से। क्या कि अपने से एलसीएम कैसे निकलेगा, देखिए
अभी जस्ट आप पढ़े हैं, ध्यान देंगे कि एलसीएम निकालना अगर है आपको तो आप तुरंत अभी बोले हैं कि एलसीएम का क्या मतलब है। देखिए तो एलसीएम के मतलब पढ़िए तो सभी तरह का गुणनखंड, क्या है, सभी तरह का गुणनखंड और सबसे ज्यादा पावर वाला, सबसे ज्यादा पावर वाला, ठीक है। तो सभी तरह का गुणनखंड खोजिए। इसमें आपको बोलिएगा कि सर एगो 2 है, एगो 2 और 5 है, 3 है, तो 3 वाला में से कॉमन लीजिए। तो 3 वाला देखिए तो 3 वाला 3 के स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर है, सब में 3 के स्क्वायर, ठीक है। तो एक तरह का गुणनखंड आया 3 वाला, तो 3 के स्क्वायर वाला लिख दिए। बोले कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम में क्या बोला है, सबसे ज्यादा पावर, तो यहाँ सब के पावर सेम था तो वही लिखा गया। और सभी तरह का, एलसीएम में सभी तरह का, तो अभी 3 वाला आया है, बच्चल है 2 वाला, तो यहाँ है 2 के स्क्वायर है, यहाँ है 2 के क्यूब, तो कौन लेंगे, सबसे ज्यादा पावर वाला, तो 2 के क्यूब ले लिए, 2 के क्यूब ले लिए, ठीक। अब एगो 5 तो बच्चल है, 5 भी तो एक तरह का है कि नहीं, तो 5, तो ये 5 लिख दिए, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, 5 लिख दिए। अब बताइए 2 के क्यूब 8, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 3 के स्क्वायर को 9 और 2 के क्यूब है 8, 9 8 गुना में 5। आपको पता है कि 8 5 40 और 9, तो 9 गुना में 40, 9 चौक 36, 360, ये 360 कथी आया, एलसीएम आया कि नहीं आया, एलसीएम निकला। कैसे एलसीएम निकाले सीख पाए कि सभी तरह का गुणनखंड और सबसे ज्यादा पावर वाला लिए। अब बात है कि सर एचसीएफ बताइए, एचसीएफ बता रहे, एचसीएफ का मतलब क्या पढ़िए, देखिए ना यहाँ पर कॉमन गुणनखंड एवं सबसे कम पावर वाला, मतलब कॉमन हुआ सबसे कम पावर भी हो, तो कॉमन तो यहाँ एक वही है जो तीनों में कॉमन है, कौन है भैया, ये है ये। और यहाँ सबसे कम पावर क्या, पावरे सेम है, तो एक आ जाएगा, यानी 3 के स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर कितना होता है 9। बोलिए अभाज्य गुणनखंड भी से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखे कि नहीं सीखे, सीख गए, इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए तो देखते हैं हम लोग, अब एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में क्या है, आप इसको गौर करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 वास्तविक संख्या में क्या है कि इसमें ना आपको केवल परिमेय और अपरिमेय पहचानना है, और बोर्ड में ऐसा हो नहीं सकता है कि एगो परिमेय पहचानने वाला नहीं आएगा, नहीं आएगा तो लगता है एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये अबे करेगा कि कौन परिमेय है अपरिमेय, 2-4 गो ऑप्शन देके, ठीक है। सुनेंगे पहले अच्छा से। परिमेय आप बहुत पहले से जानते हो, क्योंकि वास्तविक जानने से पहले आपको परिमेय ही जानना था ना। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर इसको बोला जाता है, परिमेय संख्या। देखिए रेशनल नंबर का सीधा मीनिंग है कि परिमेय संख्या वैसा संख्या को बोलते हैं जो पी वाई क्यू के रूप में हो, मतलब अंश बट्टा हर के रूप में हो, ठीक। और अंश बट्टा हर के रूप में भी हो, और पी और क्यू जहां दोनों के दोनों पूर्णांक हो, और क्यू बराबर ना हो 0, मतलब नीचे वाला 0 ना हो, नीचे वाला 0 रहेगा तो अनंत हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसीलिए बोला कि पी वाई क्यू के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में हो। अगर फ्रैक्शन के रूप में तो समलों के भी रूप में रहेगा, चलेगा। खाली नहीं होना चाहिए, इसमें रूट में नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। और पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, मतलब सीधा सीधी समझिए कि परिमेय का डिफिनीशन से ना परिमेय नहीं पहचान सकते हैं आप। परिमेय पहचानने के लिए ऐसे समझिए कि परिमेय संख्या पहचानना हो ना तो रूट में नहीं रहना चाहिए, रूट में नहीं रहना चाहिए, और रूट में जो रह गया वो सब अपरिमेय हो जाता है, ठीक है। ऐसे डिफिनीशन उसका कुछ और कहता है, और समझने के लिए क्वेश्चन आएगा कुछ और। आप डिफिनीशन रट के जाएंगे पी बटा क्यू, वहां लिखल रहेगा पी बटा क्यू के रूप में ही है, हमारी यही परिमेय, ऐसा तो रहता नहीं है, वहां तो क्वेश्चन रहेगा। तो आप क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे ये समझिए। देखिए अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आप पूरा प्रयास कीजिए कि रूट वाला जो भी रहता है ना वो अपरिमेय ही रहता है, लेकिन 100% नहीं, उसमें से भी ध्यान से देखना है, किसी किसी का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो रूट वाला भी हो जाता है परिमेय। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि आप रूट वाला को देखें तो ध्यान दें कि यह परिमेय हो सकता है जब इसका वर्गमूल ना निकलेगा तब। यानी बिना रूट वाला जो भी नंबर आपको हम लिखते हैं वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, परिमेय। हाँ तो देखिए ना 1/2 बोलू, -1 बोलू, 50 बोलू, -50/10 बोलू, अरे जो बोलना है वो बोलू, वो सब क्या हो जाएगा परिमेय। कोई कहेगा 0 बोलू, हाँ 0 बोलो, जीरो भी क्या है, परिमेय ही है ना। 1.2 ये भी परिमेय है, 3.4 ये भी परिमेय है। बात को समझ रहे हैं क्या, ये सब परिमेय संख्या, ठीक। हाँ अब बोलिएगा कि अपरिमेय कौन है, तो देखिए अपरिमेय कौन है, अपरिमेय जो p बटा क्यू के रूप में न लिखा जा सके, ठीक है, जो p बटा क्यू के रूप में न लिखा जा सके, ठीक है। तो p बटा क्यू के रूप में न लिखा जा सके तो अब उसको डायरेक्ट आप समझिए ना कि जो रूट में हो, जैसे √2, √3 और √4 नहीं,
4 का तो वर्गमूल निकल जाता है कितना 2, तो फिर से क्या हो गया परिमेय, यही देखने के लिए बोले थे ठीक। तो √2 √3 √5 ये सब अपरिमेय है, जिसका वर्गमूल निकल जाए वो तो फिर से परिमेय ही हो जाएगा ना, तो रूट वाला सब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर आपको कह दे कि √27 अब बटा में 3√3, बताइए क्या है, तो आप तो कहेगा सर आप बोले हैं कि रूट में रहेगा तो अपरिमेय मार देंगे, नहीं ऐसा हम नहीं बोले, हम ये बोले हैं कि रूट वाला में ही समझेंगे तो यही अपरिमेय होगा, लेकिन चेक करने के बाद बोलेगा चेक कैसे करें, देखिए 27 को तो आप लिख सकते हैं 3√3, अब ये नहीं समझे क्या, वो लोल भी होगा वो समझता होगा कि 3 अंदर से बाहर है, 9 तिया 27, 9 का 3 बाहर, 3 जाएगा अंदर तो 9 9 तिया 27, अभी 3√3 इसको लिख सकते हैं 27 को, अब बटा में 3√3, √3 से √3 खत्म, 3 से 3 मतलब 1 आ गया, और 1 कथी है परिमेय संख्या है, तो ऐसा नहीं बोले कि रूट में देखिए, हमारे रूट में देखिए उसका वर्गमूल न निकलना चाहिए ठीक, जैसे √7 है अपरिमेय ठीक है, यह √9 होता तो परिमेय हो जाता क्योंकि इसका 3 आ जाता है, समझ गए। एक क्वेश्चन ना बोर्ड में कई एक बार आया है कि पाई कैसन संख्या है, पाई कैसन संख्या है, ये अपरिमेय होता है, क्या होता है अपरिमेय, आप इसको ध्यान रखेंगे नहीं तो जाके एग्जाम में मार देगा परिमेय, हो गया। पाई आता है अक्सर कि पाई एक कैसी संख्या है, ऑप्शन रहेगा परिमेय अपरिमेय फलना, नन ऑफ दिस, आपको मारना है पाई अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय। अभी हम लोग केवल बोर्ड के लिए सोच रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो पूरा के पूरा थ्योरी ठीक है। तो ये जो चैप्टर था 1.3 इसमें आपको यही पहचानना था कि परिमेय कौन है अपरिमेय कौन है, और इसी में एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, हर साल आता है, ना आएगा एग्जाम कैंसिल, वो क्वेश्चन क्या है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे, ये क्वेश्चन आता है, तो ये सब्जेक्टिव हुआ, आप सब्जेक्टिव वीडियो में देख सकते हैं ठीक है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करे, ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, तो आने का पूरा पूरा प्रोबेबिलिटी इसका बनता है कि आने का संभावना है ठीक है। तो आप इसको देखते रहेंगे, हम लोग इससे अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है 1.3 के बाद वो है 1.4, और 1.4 में क्या है, वहां पहचानना है आपको शांत और अशांत ठीक है। तो इसको साफ करते हैं, आप इसको देखिए ठीक। चलिए आइए देखते हैं 1.4, अब कितना पढ़ने जा रहे हैं 1.4, ये वास्तविक संख्या का ना लास्ट है, इससे भी एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ही चैप्टर बना है ठीक है, वो खाली सिद्ध करने वाला ना 2 नंबरिया में आएगा ठीक है, 2 नंबर वाला में। तो आप गौर करेंगे ये 1.4 में क्या पढ़ना है, तो इसमें ना आपको पढ़ना है शांत और अशांत, मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, शांत एंड अशांत, शांत और अशांत, एक वो आ ही जाएगा कि बताइए कौन शांत है, इनमें से कौन शांत है कौन अशांत है ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, अब समझेंगे इसको, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को, शांत और अशांत को। देखिए आपको ना एक परिमेय के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में देगा, वो पहले नंबर देगा ना, फ्रैक्शन में देगा तब ना शांत अशांत पता नहीं, ऐसी 5 थोड़ी देगा कि 5, ऐसा नहीं होगा, 5/2 5/10, मतलब परिमेय के रूप में देगा, फ्रैक्शन के रूप में देगा, और बोलेगा बताइए शांत है कि अशांत है। ध्यान देंगे आपको ना जब भी कोई नंबर देगा तो वो P/Q के रूप में देगा, मतलब परिमेय के रूप में देगा, मतलब अंश बटा हर के रूप में देगा ठीक है। अब अंश बटा हर के रूप में दिया ना, 4 मत समझिएगा ये Q है, तो लोलो एकदम सफाई बकलोलवा से समझिएगा 4, P/4 के रूप में दिया, P/Q, ध्यान देंगे। अब Q के बारे में सोचना है, किसके बारे में, Q के बारे में, बात को समझिएगा, Q मतलब हर, वो है अंश, ये है हर ठीक है। आपको ना हर का फैक्टर करना है, हर का क्या करना है फैक्टर, मतलब गुणनखंड, हर का गुणनखंड, क्या बोल रहे हैं हर का गुणनखंड, यदि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 के पावर कुछ और 5 के पावर कुछ, मतलब 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के फॉर्म में यदि आ जाए, कौन, हर, अंश का नहीं बोले, हर यदि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में यदि आता है, इसी के फॉर्मेट में आता है, तो वो समझेंगे जो शांत है, बाकी बात सभी कथी है अशांत। कहिएगा 2 और 5, यहाँ 2 और 5 फिक्स रहेगा, m के जगह पर 10 हो जाए 8 हो जाए उससे मतलब नहीं है, n के जगह पर कुछ भी हो जाए उससे मतलब भी नहीं है, लेकिन 2 और 5 रहना चाहिए। तो बोलिएगा खाली 2 रहेगा तब तो यो शांत होगा, खाली 5 रहेगा तब तो यो शांत होगा, कहिएगा 2 5 के अलावा कहीं 3 रहे तब अशांत हो जाएगा, मतलब समझिए सीधा सीधा 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, पावर ये मतलब कितना बार है उससे मतलब है नहीं, 5 बार है 10 बार है उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि 2 भी रहेगा ना अकेला
तो ये चलेगा, 5 आ जाएगा तो ये चलेगा, दोनों है तो ये चलेगा, लेकिन ये दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए तीसरा, मतलब 2 5 के छोड़ के कोई नहीं। अगर 2 और 5 के छोड़ के कोई आता है हर का गुणनखंड में तो समझेंगे जो वो अशांत है, शांत होने के लिए ये एक फॉर्मूला हुआ, समझ गए। तो एग्जाम्पल से आपको हम क्लियर करते हैं, 2-3 को एग्जाम्पल लेते हैं, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए पहला एग्जाम्पल आप लिखेंगे कि 7/10, क्या लिखल है 7/10, बताइए शांत है क्या अशांत। तो आप कहेगा सर हम तो हर का फैक्टर तोड़ेंगे, तो हर का तोड़िएगा तो हर है 10, तो 2 गुने 5, 2 गुने 5, बोलिए हर है 2 के पावर m, ना कुछ तो 1, ना कुछ तो 1, 2 और 5 के फॉर्मेट में है तो है तक का मतलब 7/10 जो है ना वो शांत है, बोलिए कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा एग्जाम्पल आपको हम बोलते हैं, नोट कीजिएगा, दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको हम बोले, गौर कीजिएगा कि दूसरा एग्जाम्पल में हम बोल दे कि 15/24, 15/24 कैसा नंबर है 15/24। अब देखिए 15/24, अब बोलिएगा डायरेक्ट अगर बोलिएगा कि 8 3 24 में तो 3 है, 8 3 24 3 है, देखो मतलब ये अशांत है तो गलत हो जाएगा। पहले करता है तो काटिए ना, 15 है तो 3 से 5 मरतबे या 3 से 8 मरतबे, नहीं 5 तिहाई 15, 8 तिहाई 24, मतलब ये 15/24 था, वो था 5/8, और 8 के अब तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 के क्यूब, मतलब 5 है ऊपर और नीचे है 2 के क्यूब, बोलिएगा 2 के क्यूब, आप तो बोले थे 5 और आएगा, 5 ना है तो 5 के पावर 0, कहला कि दुनिया के कोई भी चीज के पावर 0 ना, वैल्यू कितना 1, तो 1 गुने 1 से गुना कर लिया, न कर ले बात बराबर, तो अब आ गया 2 के और 5 के फॉर्मूले में आया तो अब कथी हो गया शांत, इसीलिए 5/8 क्या है शांत है, जो लिखल था आपको कथी 15/24। तो अब डायरेक्टो नहीं मारेंगे, काट छाट के देख समझ के मारेंगे जो कौन शांत है कौन अशांत है। सिंपल सा तरीका है कि जिसका हर का गुणनखंड इसके फॉर्मेट में है वो शांत, एक छोड़ के और कोई नंबर है अशांत, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, अगला जो चैप्टर है ये वास्तविक संख्या खत्म, ऑब्जेक्टिव, और इसका जो फॉर्मूला था हम बता दिए। अब हम लोग चलेंगे कहाँ, इक्केदा बहुपद पर, और बहुपद के सारा फॉर्मूला जो आपको याद नहीं होता अभी याद कराएंगे और उसका क्वेश्चन बनवाएंगे, ठीक है। ध्यान देते हैं, तो चलिए बहुपद की तरफ चलिए, तो देखते हैं बहुपद, ठीक है, और तुरंत इसको खत्म करते हैं क्योंकि फॉर्मूला और ऑब्जेक्टिव बताना है। सबसे पहले बहुपद में क्वेश्चन आया कि पहचानिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। आपको हम बता चुके, मेरा पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, और अभी तुरंत बोलते हैं कि बहुपद पहचानने का सबसे आसान तरीका कि आपको वेरिएबल बहुपद जानते हैं ना लिखल रहेगा कैसे से, इस टाइप से लिखल रहेगा 2x² + 5x या कुछ भी इस टाइप से, तो उसको बहुपद पहचानने का ना सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि बहुपद यदि आपको पहचानना है ना तो उस व्यंजक के ना वेरिएबल के पावर को देखिए, किसके वेरिएबल के, यदि वेरिएबल के पावर क्या हो पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस में हो और पूर्णांक में हो, अट्टा बट्टा में नहीं, माइनस में नहीं, बट्टा में नहीं, दशमलव में नहीं, यानी कथी में खाली पॉजिटिव पूर्णांक में नहीं 2 4 5 6 वगैरह वगैरह, माइनस में नहीं, बट्टा में नहीं, दशमलव में नहीं, बाकी बात जो है वो सब क्या हो जाएगा, वो आपका पोलिनोमियल बहुपद हो जाएगा। बहुपद पहचान लेंगे, आपको किसको देखना है वेरिएबल के पावर को, और किसी को नहीं देखना है, बस अब वेरिएबल के पावर क्या होना चाहिए तो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, बहुपद हो गया। अब सबसे बात की सर बहुपद में क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए बहुपद जो है ना आपको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैखिक बहुपद से, कौन बहुपद से रैखिक बहुपद से। रैखिक बहुपद कहते किसको है, नाम है रैखिक लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, और जिसका घात 1 हो वो कहलाएगा रैखिक बहुपद, और उसमें शून्य की संख्या 1 होगा। हम बारी बारी पूरा बोल देते हैं, तुरंत बनाते हैं, खत्म करते हैं, ठीक। चलिए रैखिक बहुपद समझ गए, जिसका घात कितना हो 1, कहेगा जैसे जैसे लिखिए ना 2x + 5, बोलिए कैसा बहुपद है रैखिक बहुपद है। घात देखिए ना, चर के घात देखा जाता है वेरिएबल के, इसका घात 1 रैखिक बहुपद हो गया। चलिए तो रैखिक बहुपद है तो इसका शून्यक क्या को निकलेगा, शून्यक मतलब जिसको रखने के पूरा 0 कर दे वो 1 निकलेगा, कौन निकलेगा 1। चलिए तो बोलिए सर शून्यक निकालेंगे कैसे रैखिक बहुपद का, कुछ नहीं, बस 0 के बराबर कीजिए ना, x के मान निकाल लीजिए, 2x बराबर -5, इसीलिए x बराबर -5/2। चलिए ये हो गया कंप्लीट रैखिक बहुपद। अब आते हैं द्विघात बहुपद, कौन आते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमको बहुत जल्द भी खत्म करना है फॉर्मूला के साथ, बताना भी है, इसलिए फास्ट देखेंगे। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। द्विघात बहुपद नाम से स्पष्ट है, घात कितना 2, घात कितना तो 2,
तो द्विघात वाला बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे। इसमें शून्य की संख्या क्या होगा, जय घात तय शून्य दूगो, शून्य की संख्या दूगो। और इसका अगर कहेगा ना, जैसे रैखिक में ग्राफ क्या होता था, पूरा स्ट्रेट लाइन रैखिक का ग्राफ, और इसका ग्राफ कहेगा तो वो परवलयाकार का होता है। ठीक है, अब बात है कि सर इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे है, तो देखिए द्विघात बहुपद का ना घात दो, मतलब इसका ये फॉर्मेट रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूप में रहेगा। ठीक है, तो वो द्विघात होगा। और यहां पर ना द्विघात बहुपद है तो शून्य कई होगा, दो गो। तो मान लेते हैं वो अल्फा, अक्सर ना किताब में अल्फा बीटा है, तो अल्फे लेट 2 0 मतलब दो शून्य अल्फा और बीटा, मान लिया कि दो शून्य कौन है, वो अल्फा है वो बीटा, आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई भी मान सकते हैं। ठीक, तो दो शून्य का है तो इससे फॉर्मूला बनता है। ठीक है, और बनाते हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद में क्या होता है ना कि आपको द्विघात बहुपद में ये जानना पड़ेगा कि इसका ये फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि यही है। अगर आपसे पूछे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए। ठीक, अल्फा गुने बीटा सी बाई ए। हम यहाँ कुछ समझाना चाहते हैं। ठीक है, समझाना यह चाहते हैं कि अगर खाली ई रट लिए है ना, ये बनाते हैं और कहीं चेंज कर दिया तो गलत हो जाएगा। मतलब क्या, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का ना स्टैंडर्ड रूप है। ठीक, नो डाउट। जहां अल्फा बीटा अगर शून्यक है तो दोनों शून्य को आप जोड़े तो क्या कहलाएगा, शून्य का योग। और शून्य का योग हर किताब में लिखल है माइनस बी बटा ए, लेकिन आपको जानना होगा कि माइनस बी बटा ए का मतलब हुआ, देखिए यहाँ बी कहती है एक्स का गुणांक, मतलब माइनस में एक्स का गुणांक, अब बट्टा ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत नहीं, ये आप याद रखिए। ठीक है, और इसको बोलिए सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। अब बट्टा ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर आप इसको याद रखते हैं तब ठीक है, अगर नहीं याद रखते हैं, अब मान लीजिए, चलिए आज 14 जनवरी का दिन है, तो उसने एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए लिखल रहे कहीं, आपको लिख देगा कि दही एक्स स्क्वायर प्लस चूड़ा एक्स प्लस मीठा, जो भी बोलिए सब चलेगा। ये भी तो एक बहुपद के फॉर्मेट में है कि नहीं है द्विघात बहुपद है। तो अगर आपसे यहाँ पूछे कि चलो शून्य का योगफल बताइए, शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो क्या बोलिएगा, माइनस बी बाई ए, नहीं, वहां बात को समझिए, माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक होती है चूड़ा, तो माइनस चूड़ा बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक दही। चलिए ठीक है, अगर अल्फा इंटू बीटा पूछा तो सिवाय ये बोलेंगे, नहीं नहीं यहाँ क्या है, यहाँ मिठा है कांस्टेंट टर्म, तो मिठा, अब बटा में एक होती है दही, आई तो दही चूड़ा है। आप लोग पूरा एकदम खिलाइए दीजिएगा, 14 जनवरी है तो क्या, चलिए ठीक है, खाइए एंजॉय कीजिए, और जस्ट एक महीना बाद आपका बोर्ड का एग्जाम है, वहां भी हिला के आइए। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन क्या रहेगा, सुनिएगा, ये फॉर्मूला याद हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन रहेगा ना कि एगो द्विघात बहुपद देगा तो कहेगा शून्य बता दो, और शून्य देगा तो कहेगा द्विघात बहुपद बता दो। तो हम तुरंत लिख देते कि द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है ना, ज्ञात करने को होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला है, और वे है ये दो फॉर्मूला। ठीक, ये याद रखेंगे। एक एग्जांपल देंगे, तुरंत खत्म करेंगे, चल जाएंगे त्रिघात बहुपद, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। चलिए आइए एक एग्जांपल के साथ आपसे मिलते हैं। देखिए एग्जांपल है ये, मात्र छोटा सा बहुपद 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, इसमें शून्य ज्ञात करे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा 1, मतलब तरह तरह की बात हो सकता है। एक क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए अब ना इसको जानते हैं शून्य ज्ञात करना, समझे, गुणनखंड विधि से सिखा रहे हैं। देखिएगा कैसे 9x स्क्वायर बिचला को ना तोड़ा जाता है दो भागों में, आप जानते हैं, फास्ट में बता रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुना तो 1 में इतना से 9x स्क्वायर। ठीक, और बिचला को ना तोड़ा जाता है दो भागों में, तो 9x स्क्वायर माइनस इस 6x को तोड़िए, और ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर 6x और गुना करने पर 9x। बोलिएगा सर 3 3 6 और 3 3 9, तो माइनस 3x, बोलिए माइनस 6x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 1। यहां तक कोई डाउट? नो। आगे चलिए, आपको ने ये दोनों में एलसीएम कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन लेना है। कॉमन लीजिए, 3x कॉमन लीजिए, तो ये 3x माइनस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो 3x माइनस 1। देखिए ये दोनों सेम तब सही, नहीं तो गलत हो जाता सेम। ठीक, चलिए अब इसी को कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 1 को ही कॉमन लिए, तो ये बचा, ये दोनों आपस में बराबरी हो गया। ठीक है,
तो अगर दोनों से निकालेंगे तो 3x - 1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 1/3, ये हो 1/3, ये हो 1/3, दो शून्य दोनों समान है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 1/3 दो शून्य आ गया। अब क्या कहिए, शून्य निकाल लिए, शून्य कितना हुआ 1/3 1/3, कोई डाउट नो। अब आगे देखिए कहता है अल्फा प्लस बीटा, और जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, शून्यकों का योग। बोलेगा सर शून्यक आप निकालिए, इसका योग निकालिए, तो योग निकालेगा तो 1/3 जोड़ 1/3 कितना होगा 1/3 और जोड़ 1/3, देखिए 3 1 1 2, 2/3 आया ना, आया। तो ये 2/3 शून्य के योग के निकाल दिया। अल्फा प्लस बीटा का भी तो अपना फॉर्मूला होता है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा माइनस बी बाई ए, तो उससे बनाइए तो माइनस बी कितना है माइनस बी, तो फॉर्मूला वाला माइनस, अब बी के जगह पर यहाँ है -6, ए के जगह पर कितना है 9, बोलिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, बोलिए 2/3 ऐसे भी आया और जोड़े भी तो आया था, ठीक है, तो एक मतलब सही है। अल्फा इंटू बीटा, देखिए शून्यकों का गुणनफल, कहीं सर गुना कर दीजिए, तो 1/3 से तो 1/9 ऐसे निकाल के देखिए कितना आता है, होता है c/a, क्या होता है c/a, तो c बोलिए कितना है 1, a कितना है 9, देखिए ये भी आया 1/9, उससे भी आया था 1/9, इससे भी आया 1/9, ठीक। अब कहता है 1/अल्फा प्लस 1/b का मान बताइए, बीटा का मान बताइए, कोई बात नहीं है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता, हम लोग लघुत्तम लेंगे, क्या लेंगे लघुत्तम, अल्फा बीटा हो जाएगा एलसीएम, ना हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कटा तो बीटा, प्लस बीटा से बीटा तो अल्फा, बोलिए अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा, बात देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आयल है, अल्फा प्लस बीटा भी आप निकाले हैं तो 2/3 आयल है, आ गया, बटा अल्फा इंटू बीटा कितना आयल है 1/9, तो 1/9 कहिएगा सर ये कैसे सोल्व होगा, ये कैसे सोल्व होगा, जानते हैं ये सोल्व करने का तरीका होता है कि 2/3 को जैसे कहते हैं, ई वाला जो मूल बट्टा था उसको गुना लिखेंगे तो पलट जाता है, 9/1 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, बात को समझे क्या, बात को समझे, ये हो गया, ठीक, द्विघात बहुपद में ये हो गया। अब दूसरा टाइप के क्या क्वेश्चन रहेगा, तुरंत खत्म कर देते हैं इसको। दूसरा टाइप में रहेगा कि दो शून्य दे देगा, बोलेगा कि दो शून्य क्रमशः 3 एवं 8 है, दो शून्य दे दिया है, वो 3 है वो 8, बोला कि हमको द्विघात बहुपद बता दो, कौन बहुपद बता दो, द्विघात बहुपद, अभी बताइए द्विघात बहुपद बताना है तो उसका सूत्र जानेंगे तब ना, सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, मतलब सूत्र कहता है कि x² लिख दो, लिख दिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, शून्य का 3 8 है, जोड़ेंगे तो 11, तो 8 3 11x प्लस शून्य का गुणनफल 8 3 24, देखिए तो क्या समझ आया, बस इससे बनेगा, और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन इतना। फिर त्रिघात बहुपद में भी हम तुरंत चल रहे हैं तो इसको नोट कीजिए, आइए त्रिघात बहुपद को देखते हैं, किसको देखते हैं, त्रिघात बहुपद, आप जानते हैं त्रिघात बहुपद को, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो, जिसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, इसका शून्य भी क्या होगा 3 को होगा, ठीक है, ध्यान रहे। चलिए इसमें ना फॉर्मूला ही ऑब्जेक्टिव में आ जाए, डायरेक्ट फॉर्मूले में पूछा जाता है, बच्चा गलती कर लेता है, हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक, हम फॉर्मूला को क्लियर करते हैं। आपको अगर त्रिघात बहुपद का ना फॉर्मूला याद ना है तो कोई बात नहीं, द्विघात का याद है, द्विघात का फॉर्मूला क्या था बोलिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, आपको ये दोनों याद है ना, तो ये दोनों ये हम पूरा याद करवा देंगे, कैसे देखिएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अरे त्रिघात बहुपद है तो 3 गुना शून्य होगा, ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये त्रिघात हो गया, ठीक है, तीन गो शून्य हो गया, ये भी शून्य का योग है, ये है द्विघात में, ये है त्रिघात में, कोई बात नहीं है, द्विघात बहुपद का शून्य का योग वही होता है ना जो त्रिघातों बहुपद का होता है, मतलब एक हो जाएगा -b/a, बोलिए अगर याद है तो ना याद रहेगा, यह शून्य का योग -b/a, इसका भी शून्य का योग -b/a, समझ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वही होता है जो अल्फा प्लस बीटा होता है, अब याद हो गया। चलिए दूसरा देखिए, तो दूसरा अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, ये क्या होता है, तो ये c/a होता है, क्या होता है c/a हो गया, बोलेगा चलिए अब तो हमको याद हो गया कि अगर अल्फा प्लस बीटा पूछे तो चाहे अल्फा बीटा गामा तीनों एक ही होता, मतलब ये दोनों एक हो गया -c/a, ये अल्फा इंटू बीटा c/a था,
तो यहाँ अल्फा बीटा यो गुना हुआ है ना, अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा यो भेला अल्फा इंटू बीटा, इतनी हाथ है तो तनी और जुटल है, आंसर बा सेम। अब एगो लास्ट खत्म, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब ये हुआ तीनों शून्य का गुणनफल, कोई बात नहीं है, माइनस डी बटा ए, क्या बोलेंगे माइनस डी बटा ए, यहाँ बी से सी अलग, बी सी डी, तो डी ना होगा, देखिए ना ए बी सी डी तो करता है, ऊपर का में कहती है बी, फिर कहती है सी, तो कहती है डी, लगा दो माइनस, बात खत्म, याद हो जाएगा। अगर हम मिटा के अभी आपसे पूछे, चलिए आप बताइए अब हमको, एकदम सुनिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बोलिए क्या होगा, माइनस बी वाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा सी वाई ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, याद नहीं है, अरे याद कहला नहीं जाएगा, माइनस ए बी हो, बी सी हो चुका है तो डी ना होगा, तो माइनस डी बटा में ए, सबके बटा में ए है, एकरो बटा में, एकरो बटा में, एकरो बटा में, एकरो, सबके बटा में ए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो अब चलते हैं, ये चैप्टर को भी छोड़ते हैं, अब इसमें ना 2-3 चीज छोड़ रहे हैं, ठीक है, एक बहुपद का भाग, अगर उसको बताएंगे लंबा हो जाएगा, हमको 15 चैप्टर का पूरे फॉर्मूला और ऑब्जेक्टिव टाइप बताना है एक वीडियो में, तो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए बहुपद का भाग वीडियो कमेंट कीजिएगा तो हम बना देंगे अलग से, ठीक है। उसके बाद चतुर्थघात बहुपद में होता है, क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में कि 4 घात वाला बहुपद दे देगा, उसका 2 शून्य दे देगा आपको, अब बोलेगा कि 2 शून्य निकाले, तो जो भाग दे के निकलता है, ठीक है, वो भी अगर कमेंट कीजिएगा तो हम बना देंगे, लेकिन इस वीडियो में फॉर्मूला तक ही बात सीमित रखते हैं, ठीक। आगे चलते हैं समीकरण में, ठीक। चलिए आइए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं समीकरण की तरफ, ये तीसरा एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया, 5 से 10 मिनट में ये भी खत्म होगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला बहुत कम है, ठीक है, कंडीशन है सिर्फ। चलिए देखते हैं, आपको बता दूं कि एक्सरसाइज बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट, यहां से क्या क्या आने वाला समझिए एक बार और याद कीजिए, ध्यान दीजिएगा तुरंत। नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग, मतलब 2 गो चर रहेगा, 2 गो चर मतलब समझते, 2 वेरिएबल जो बदलने वाला, 2, एगो एक्स एगो वाई, एगो यू एगो भी, एगो मतलब जो भी 2 गो रहेगा, ठीक, 2 चर मतलब 2 वेरिएबल। रैखिक मतलब जानते हैं, लीनियर, मतलब जिसका पावर 1 हो, यानी यहाँ जो आने वाला है वो लीनियर होगा, पर पावर कितना होगा 1, ठीक, इसका पावर मतलब 1, और 2 चर। समीकरण के मतलब जानते हैं, जो बराबर के रहेगा चिन्ह, न रहेगा समीकरण होगा ही नहीं। समीकरण का मेन पहचान बराबर के लेफ्ट राइट दोनों साइड कुछ ना कुछ हो, ना हो तो 0, लेकिन बराबर हो तब वो समीकरण हो। बोलिए नाम जो चैप्टर को कंप्लीट। अब यहां आपको हम बता दूं कि समीकरण हल करने की 6 विधियां हैं। क्या विधि है? 6 विधि। सबसे पहला लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, वर्गगुणनखंड विधि, और जहां तक कि आपको बता अनुपात निर्णय विधि और ग्राफीय विधि भी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ना 5 नंबरिया यहां से फिक्स आता है, ग्राफ बनाने वाला, ठीक। अगर आप कमेंट करेंगे कि ग्राफ हम नहीं जानते हैं तो हम बना के अलग से वीडियो डाल देंगे। तो ये ग्राफ प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे आप, ग्राफ हर हाल में आता है, वो 5 नंबर हो गया, ठीक। दूसरा, एक समीकरण हल करने के लिए आता है, वो कोई भी विधि पे आ सकता है, कहेगा वर्गगुणनखंड विधि से बनाइए, लुप्तीकरण, विलुप्तीकरण, मतलब जो भी है उससे आप आएगा। 6 मेथड है, तो हम केवल बात करेंगे अभी कि हल कैसे किया जाता है, और एक विधि अभी सिखाएंगे, और दूसरा यह भी सिखाएंगे कि हल करने का भी शर्त होता है, कब एक हल होगा, कब अनेक हल होगा, अनेक हल होगा तो उसका क्या नाम है, एक हल होगा तो क्या नाम है, और जब कोई हल ना होगा तो उसका क्या नाम है। तो एक डायग्राम से समझते हैं और उसको समझाते हैं, ठीक, समझिएगा। चलिए, समीकरण का ना सबसे पहले जान लीजिए कि जनरल रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये देखिए तो x और y, देखिएगा गौर से, x और y समझिएगा, x और y दो वेरिएबल हुआ ना, और दोनों वेरिएबल का देखिए पावर कितना है 1। तो देखिए 2 चर रैखिक बराबर है, तो समीकरण समझ गए, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसका ना क्या क्या होता है, समझिएगा। हल करने का तो विधि जान गया कि 6 विधि है, अब कोई भी विधि से आप हल कर सकते हैं, सीखे हुए होंगे क्लास में। अब हम क्विकली रिवीजन करा रहे हैं, ठीक, पूरे फास्ट समझेंगे अब बोर्ड पे कि आपको ने यहां हम ये बताने जा रहे हैं कि हल करने का भी यहाँ शर्त होता है कि एक मतलब कब एक हल होगा, कब 2 हल होगा, कब बहुत हल होगा, कब ना होगा, मैंने सीधा सीधी बात। तो चलिए उसको समझते हैं। तो समीकरण देगा तो इस फॉर्मेट में रहेगा, मतलब एग्जांपल के तौर पर आप समझिए कि 2x प्लस वाई बराबर 10 और 3x माइनस वाई बराबर 20, इस टाइप से रहेगा। तो आप समझ जाएंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, और इसको पहले चेक कर लेंगे क्या कैसे है। तो अब ना आपको हम बताते हैं क्या कैसे है, ठीक। चलिए आइए तो देखते हैं। देखिए
सबसे पहला ना आपको हम यहाँ लिखते हैं शर्त, मतलब कंडीशन। क्या रहेगा? शर्त है, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन है कि A1/A2 दिखाई दे रहा होगा, A1/A2 बराबर ना हो B1/B2, ठीक है। ये एक शर्त हम लिखने जा रहे हैं, आप समझेंगे इसको बढ़िया से, ठीक। क्या लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये एक शर्त हुआ, ठीक है, कि अगर कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण इस टाइप से हो जहां A1/A2 बराबर ना हो B1/B2, A1/A2 बराबर ना हो B1/B2, तो उसको कुछ कहा जाता है। और क्या कहा जाता है जानते हैं? देखिएगा बोर्ड पे। अगर ऐसा हो जाता है ना तो अगर केवल एक हल होता है। क्या हल होता है? एक हल, जिसको अद्वितीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अद्वितीय। एक हल, एक हल हो गया, ठीक। एक हल हो गया। हल की संख्या क्या है? वो एक हल की संख्या। चलिए अब बात है कि इसका ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ, तो जब एक हल होता है ना तो उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है? ग्राफ प्रतिच्छेदी। कैसन? तो ऐसन, देखिए ना, एगो इक्वेशन से एगो ग्राफ ऐसन वाला, एगो से बन जाएगा ऐसन वाला। बोलिए दोनों कई बिंदु पर काटा? एक बिंदु पर काटा ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, इसलिए इस ग्राफ का नाम होता है प्रतिच्छेदी ग्राफ, और इसको कहा जाता है इंटरसेक्शन लाइन, ठीक है। कोई दिक्कत है ना? नहीं। चलिए दूसरा देखिएगा, तो दूसरा कहता है A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 अब बराबर हो जाए C1/C2, तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, तीनों। तब उस केस में आपको पता होना चाहिए कि अनेक हल हो जाएगा। क्या हल हो जाएगा? अनेक हल, बहुत सारा हल, अनेक हल हो जाएगा। और अनेक हल होने का मतलब कि ग्राफ कैसा होगा? तो एगो ग्राफ रहेगा ऐसे, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि रैखिक है, और दूसरो ग्राफ एक पर चढ़ के उतरेगा। देखिएगा चढ़ के उतर गया, देखिए चढ़ के उतर गया। तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है और इसका नाम होता है समपाती, जिसको कहते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है। समपाती, कोइंसिडेंट, ये प्रतिच्छेदी, कोइंसिडेंट, समपाती हो गया, ठीक है। अब समझेंगे तीसरा एंड लास्ट, बस यही आपको जानना है, हो गया खत्म। ध्यान देंगे, तीसरा कहता है कि अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर ना हो C1/C2, तब क्या होगा? यही केस है जहां कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं मीन्स कोई हल नहीं, ठीक। अब बात करते हैं कि कोई हल नहीं हुआ। अब कोई हल नहीं हुआ तो ग्राफ कैसा होगा सर? तो ग्राफ देखिए ना, कहीं कटवे ना करेगा, मतलब एगो लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, समानांतर, ठीक है, पैरेलल हो जाएगा। देखिए कहीं कटा ही नहीं, मतलब हल की संख्या निकलेगा ही नहीं। ये तीन ग्राफ। और न बोला जाता है 10th में कि बताइए कौन संगत है। तो संगत होने का ना देखिए यही दो केस है, दो केस जहां एक हल हुआ है और बहुत हल हुआ है, ये दोनों के न मिला के बोला जाता है कि संगत है। कथी है? संगत, संगत, क्या बोला जाएगा? संगत। और इसी को बोला जाता है अविरोधी। क्या बोला जाता है? अविरोधी। कंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। आप यहां पे शुरू से देखिए इसको, कंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है कंसिस्टेंट। और इसको देखिए तो इसका जरा कोई हल नहीं हुआ है, इसी को बोला जाता है असंगत। क्या बोला जाता है? असंगत। क्या बोला जाता है? असंगत, जिसका विरोधी भी आप बोल सकते हैं कि विरोधी है, एक को हल नहीं, इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। बात को समझे? बस इतना ही है। आप एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं, फिर ग्राफ आप बनाना घर में प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए इसको। आइए तो आप अब लोग हम देखेंगे समीकरण को सोल्व करना, कंडीशन वगैरह, ठीक है। चलिए देखिए, बोर मत होइए, देखिए यहाँ पूरे खत्म करना है। चलिए विलुप्तीकरण, विलुप्तीकरण विधि से देखेंगे। चलिए अब ना हम पहले एक एग्जांपल लिए, आपको यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पर देख सकते हैं। पहले आपको हम चेक करना सिखाते हैं। क्या करना सिखाते हैं? चेक करना। और जब आपको चेक करने आ जाएगा तब आगे बताते हैं। देखिए तो अगर आपसे हम पूछे कि यहाँ बताइए A1 कितना है, तो बोलिएगा 3, वही में से बोलिएगा। अब B1 कितना, तो बोलिएगा 2, और C1 कितना, 8 हिंदे आएगा तो -8, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए A2 पूछे तो A2 1, बोले B2 बताइए तो बोलिएगा -3, C2 -3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि होता है A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं, अभी केवल लिखिए C1/C2। A1 बोलिए कितना है? 3,
a2 कितना है 1, b1 कितना है 2, b2 कितना है -3। बोलिए ई वाला के बराबर है? नहीं है, तो नहीं है मतलब ई ना हुआ, मतलब ई बराबर ना हुआ मतलब ई ना हुआ। और जैसे a1 बराबर a2 बराबर ना हो b1 बाई b2, तो आप जानते हैं कि क्या होने वाला, अगला चेक करेंगे ही नहीं। अगला क्या होने वाला है? ये होने वाला है आपका एक हल। एक हल मतलब प्रतिच्छेदी। तो ये से आप चेक कर सकते हैं, पूछेगा जो बताइए क्या हल होगा, तो बोल देंगे एक हल होगा। क्यों एक हल होगा भाई? क्योंकि कंडीशन है कि a1 बाई a2 बराबर ना हो b1 बाई b2, तो उसको एक हल कहा जाता है। अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा। अद्वितीय मतलब एक हल। ठीक, चलो अब बात है कि सर एक हल होगा तो हल कौन होगा, उसको समझाइए। हम समझाते हैं विलुप्तीकरण विधि से। उधर देखिएगा, ठीक, पूरे समझाते हैं, एक्स वाई के मान निकाल देते हैं, बस सोल्व खत्म। चलिए अब हम आपको बताएं, इधर ध्यान देंगे कि अगर आपको समीकरण हल करना है ना, तो दो बात छोटा छोटा जानिएगा, ठीक है। बात नंबर एक, मतलब फर्स्ट बात, दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं दिया ना। समीकरण 1 फर्स्ट में देखिए तो क्या है। फर्स्ट में आपको यह जानने की जरूरत है, फर्स्ट में, कि गौर कीजिएगा कि समीकरण हल करने के लिए ना विलुप्तीकरण विधि से x या y में से कोई एक, x या y में से कोई एक को बराबर करना है, इक्वल करना है। क्या करना है? बराबर करना है। क्या करना है? बराबर करना है। ठीक, समीकरण कोई में से x या y कोई एक को बराबर कीजिए, दोनों में से कोई एक को। ठीक, दूसरा क्या करना है आपको कि अगर आपको कोई ए के बराबर करने के बाद काटना है, और कटेगा कैसे आपको पता है? सुनिए, अगर 2 रुपया मेरे पास है तो जीरो कब आएगा? जब कोई 2 ले लेगा, मतलब 2 घटाएगा। यदि प्लस में 2 है तो -2 करेगा तब ना शून्य हो जाएंगे, यानी कटेगा। यानी काटने के लिए आपको पता है कि अगर कोई प्लस में तो उतना ही माइनस होना चाहिए तब कटेगा। मतलब जोड़ने या घटाने पर काटना ही खुद समझिए कि अगर एगो प्लस में रहेगा, एगो प्लस में है तो कहेंगे घटाएंगे तो कटेगा, कहीं एगो प्लस में एगो माइनस में तो बोलेंगे जोड़ेंगे तो कटेगा। कहे कि प्लस 2 रुपया -2 रुपया जोड़ दिए कट गया। कहीं लिखल है +2 और +2 तो घटाएंगे तो जीरो होगा, समझ गए? तो जोड़ने या घटाने पर जीरो होगा, वो आप खुद समझेंगे क्वेश्चन देखने के बाद। ठीक, अब बात आया कि सर देखिए यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है एकदम ध्यान से, कि अगर आप समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक, वही बात बोलने वाले हैं कि समीकरण को जब घटाते हैं, घटाने पर, कथी करने पर? घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदल जाता है। कहिए क्या चिन्ह बदल जाता है? अरे भाई, समीकरण को जब घटाइएगा ना तो उसका चिन्ह जो है नीचे वाला वो बदलेगा, और हमेशा नीचे वाला का चिन्ह बदलता है, नीचे वाला का। और चिन्ह बदलने का मतलब जो प्लस में है से माइनस में है, माइनस में है सो प्लस में। और बोले घटाने पर चिन्ह बदलता है, क्या जोड़ने पर क्या होता है? जोड़ने पर कुछ नहीं होता है, मतलब नहीं बदलता है। कहने का मतलब जोड़ने पर कुछ नहीं बदलता है, जोड़ने पर कुछ नहीं बदलता है। ठीक, समझ में आया? जोड़ने पर कुछ नहीं, घटाने पर नीचे वाला का चिन्ह बदल जाएगा। हम केवल आपको समझाना और सिखाना चाहते हैं। ठीक, देखिएगा यहाँ पे अब समीकरण लिखते हैं, देखिएगा अब समीकरण लिख के हम बना के सिखाते हैं आपको। 3x ठीक प्लस 2y इक्वल टू 8, एगो लिखा है x माइनस 3y इक्वल टू 3। बोलिए, आप इसको हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको समीकरण 1 बोल सकते हैं, समीकरण 2 बोल सकते हैं। किसको काटूं? बोलिए आप, x को। चलिए x को काटना है तो यहाँ x 3x ऊपर का, फर्स्ट समीकरण में 3x है और नीचे खाली x है। कटेगा कब? जब बराबर होगा, बोले हुए हैं। बराबर कब होगा? x है 3 से गुना कीजिए ना, x जब ये है तो 3 से गुना कीजिए, यानी समीकरण 2 में 3 से गुना किए। ठीक है, तो ऊपर का जैसे का तैसे रह गया 3x माने पहलुक का प्लस 2y बराबर 8, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 9y बराबर 3ti 9। ठीक, अब बोलिए एहो प्लस में एहो प्लस में कब कटेगा? दोनों जोड़ में है तो घटाएंगे तब। कथी करेंगे? तो घटाएंगे तब। तो इस बात को लिख दिया जाता है कि समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, मतलब हम घटा रहे हैं। आप सीख चुके हैं, फिर भी रिवीजन के तौर पे देख लीजिए। घटा रहे हैं, घटाने का मतलब चिन्ह बदलता है। किसका? नीचे वाला का। देखिए प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, माइनस में। देखिए ये खत्म, 2 y है प्लस में, अभी माइनस में 9y नहीं है, अभी प्लस में 9y, तो 9y 2y 11y बराबर 8 में से 9 गया, 8 में से 9 गया -1, इसीलिए y बराबर -1/11। कहिएगा ये y का तो मान आ गया सर? हाँ आ गया। अब ना इसको
समीकरण 1 में पुट कीजिए, x का मान आ जाएगा। ठीक, चलिए जगह इधर मिटा देते हैं। ठीक, आप इधर नोट कर लिए होंगे। अब देखिए समीकरण में डालिए, आंसर आएगा। देखिए तो ध्यान से हम लिख देते हैं, आपको भी लिखना होगा कि समीकरण 1 में ना, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, देखिए तो 3x प्लस 2y बराबर 8 रखिए। तो y के मान कोई में, समीकरण 1 में जरूरी नहीं है 1 या 2, कोई में रख सकते हैं आप, 2 में रखिए आसान होगा, हम 1 में रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 के 3, x के x प्लस 2 के 2, y के जगह पर -1 बटा में 11 बराबर 8। आपको पता है 3x बराबर ये -2 बटा 11 होगा ना, -2 बटा 11, माइनस बटा 11 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 प्लस में 2 बटा 11, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। 3x बराबर 11 88 89 90, 90 बटा में 11, 3 से कटेगा 30 मरतबे, इसीलिए x बराबर 30 बटा में 11। बोलिए x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया, यही समीकरण हल हो गया। ठीक, चलिए अब यहां तक आप समीकरण हल करना सीखे, चेक करना सीखे। बस अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण। नोट कीजिए। चलिए देखिए तो एक क्वेश्चन ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में रह सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि x प्लस 2y बराबर 3 एंड 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होंगे, तब k का मान ज्ञात करें। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ना ऐसा, तो आपको एक काम करना है। क्या करना है सुनिए, ये कौन हल बोला है बताइए आप, अनगिनत, तो आप अनगिनत वाला कंडीशन लिखिए था, याद है ना, है याद तो हमारे देखिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ठीक, ये कंडीशन था। बोलिए a1 कितना, अब a1 निकालना सिखा चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं a1 कितना 1, x के बल में 1, b1 कितना 2। अगर आपको लिखने का मन है तो लिख सकते हैं c1 -3 चाहे +3, तो अगर इसको प्लस तो ओकरो प्लस में छोड़ना होगा। ठीक है, तो हम लिख दिए 3, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर छोड़ दिए, नहीं इधर लाग -3, कहेंगे फिर तो बाद में कटिए जाएगा। इसको बोलिए a2 बोलिए 5, b2 बोलिए k, c2 15 के 15, बोलिएगा इन्हें लाके इस बार नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं है, उधर माइनस माइनस करते रहता। ठीक है, चलिए अब बोलिए a1 के जगह पर कितना भराएगा 1, a1 के जगह पर कितना, a1 का मान देखिए ना कितना 1, a2 कितना 5, तो 1/5। बोलिए b1 है 2, तो 2, यहाँ b2 लिखना है, तो b2 कितना है k, तो k बराबर c1 3, c2 15। आपको पता है कि ये तीन राशि आपस में बराबर है, कोई दो के लेके हल कीजिए आंसर सेम आएगा। कहेगा सर हम ये दोनों के लेके हल करेंगे, वही आंसर, कोई कहेगा हम ये दोनों के लेके हल करेंगे, वही आंसर, क्या है कि 1 3 5 15, 1/5 सेम है ना। ठीक है, चलिए देखिए हम इसको लेके हल तक k में 1 से तक k, अब 5 दूना 10 आ गया, k का मान 10 आंसर। ऐसे भी एक दो ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपको। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण के बारे में बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं द्विघात समीकरण। दो चौरैखिक समीकरण खत्म हो गया है, अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मेन जो फॉर्मूला है, फॉर्मेट है, वो समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, द्विघात समीकरण से ना क्वेश्चन तो आएंगे, आपको पता है, और यहां समझना है कि नाम है द्विघात, मतलब द्विघात बहुपद जस्ट पीछे पड़े हैं, जे बहुपद वही द्विघात, उधर द्विघात वहां खाली बहुपद, यहाँ समीकरण। अंतर क्या, उधर बहुपद था तो जैसे के तैसे यहाँ समीकरण लगा, मतलब बराबर होगा, 0 के बराबर या कोई भी नंबर के बराबर। ये समीकरण समझते हैं ना, बराबर, ये पलड़ा इस टाइप से, वही LHS RHS। ठीक, तो ये द्विघात समीकरण माने जिसका घात 2 हो, जैसे बहुपद पहचानते हैं ना, उसी द्विघात पहचान लीजिएगा। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें ना जैसे देखिए, सीधा सीधा कहने का मतलब कि आप जब गुणनखंड विधि से ना शून्य के निकालते थे, तब तोड़ के निकालते थे बिचला को फैक्टर करके। अब बताइए कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका फैक्टर नहीं किया जा सकता है, तो उसी को ना यहाँ सूत्र से पढ़ेंगे, तो का नाम होगा द्विघात सूत्र। और जो काम वहां शून्य के था कि द्विघात बहुपद में शून्य ज्ञात करे, वही काम यहाँ होगा कि द्विघात समीकरण में शून्य न बोल के बोलेगा मूल ज्ञात करे, रूट ज्ञात करे। ठीक, चलिए बात समझ रहे हैं थ्योरी को। ठीक, तो देखिए अब यहां पर हम बात करते हैं कि द्विघात समीकरण का जनरल रूप जो होगा ना, याद रखिएगा x² प्लस bx प्लस c अब बराबर 0 होगा। ठीक, ये हो गया द्विघात समीकरण जनरल रूप।
चलिए यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब बात आया कि यहाँ पढ़ने का क्या फायदा, फायदा एक ही वो है, कहिएगा बहुपद में क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि बहुपद में ना फैक्टर तोड़ के शून्य निकालते थे। और यहाँ एगो द्विघात सूत्र है जिसको कहा जाता है श्री धराचार्य सूत्र। धराचार्य एक वैज्ञानिक के नाम पर है, श्री धराचार्य सूत्र, ठीक है। वो सूत्र क्या है, कैसे बनाएंगे, ये पर बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते, ठीक है, ध्यान देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका जनरल फॉर्म है किसका, द्विघात समीकरण, इसी रूप में रहेगा जहां ए बराबर ना हो 0, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो आप जानते ही होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे क्या पढ़ना, समझिए। एक्स गुणांक को ए कहेंगे, एक्स गुणांक को बी कहेंगे, सी कॉन्स्टेंट में, वो भी समझ गए। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या है द्विघात सूत्र, जिसको धराचार्य सूत्र भी कहा जाता है श्री। तो द्विघात सूत्र के बारे में बात करते हैं, इसको याद, ये प्रूफ वगैरह भी होता है, लेकिन यहां तो बात है फॉर्मूला बताना, रिवीजन करा के आगे बढ़ना, ठीक। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही है द्विघात सूत्र। मतलब कि आप गुणनखंड करके ना निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। देखिए इसको, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बोलेगा इससे हो जाएगा, नहीं, इसमें कंडीशन है। क्या है कंडीशन, समझेंगे, चलिए उसको समझाते देते हैं। यहां पर ना एक चीज समझिएगा, 2 सेकंड लगेगा और तुरंत समझिएगा। अगर आपसे ये बोला जाए कि आप हमको ना बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स का मान ज्ञात करके बताइए, ठीक है। आप क्या करेंगे कि इसको कहेंगे 0 के बराबर करो, कर दिए। एक्स स्क्वायर बराबर -1 रूट अंडर एक्स, उन्हें रूट अंडर -1। रूट में जब निगेटिव नंबर आता है ना तो वो हो जाता है इमेजिनरी नंबर। कौन नंबर, इमेजिनरी। अब ये रियल नंबर नहीं है, इस रूट अंडर निगेटिव नंबर जो भी है वो रियल नंबर नहीं होता है। और रियल नंबर ने हमको रियल नंबर तक पढ़ना ही है 10th में, और रियल नंबर है ही नहीं है, मतलब ऐसा चीज को 10th तक नहीं पढ़ना है, 11th में पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, वहां पे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कराया जाएगा। यहां तक ऐसा क्वेश्चन का हल होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ, समझ में आया, देख लीजिए बात। तो इसी चीज को समझाना है अभी कि द्विघात बहुपद में ऐसा कंडीशन आ सकता है, आ ही सकता है, तो उससे कैसे बचे, उसको कैसे सोल्व करे, क्या क्या होता है वो देखिए। द्विघात सूत्र तो ये हो गया, ठीक है, जिसको श्री धराचार्य सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। अब यहां देखिएगा कि कंडीशन होता है इसका, शर्त कि कब होगा ना होगा। तो एक ना होता है डिस्क्रिमिनांट, क्या होता है डिस्क्रिमिनांट, जिसको विवेचक बोला जाता है, इसको कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। देखिए वो डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देख लीजिए ये ना इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर अगर प्रश्न नहीं आए तो हो ही नहीं सकता, एकदम जुलूम हो जाएगा। इसी को विवेचक बोला जाता है, क्या बोला जाता है, विवेचक, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। विवेचक, विवेक्तर सब बोलते हैं। कहता है कि आपको द्विघात समीकरण यानी द्विघात का कोई भी प्रश्न बनाना है तो पहले आपको इस फॉर्मूला से गुजरना होगा, मतलब कि इस फॉर्मूला पर पहले चेक करना होगा, और चेक कीजिए, और कंडीशन है तब हल कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये सूत्र कब लगेगा तो पहले इस पर चेक कीजिए। क्या है चेक करना, इधर समझाते। देखिए आप ना यहाँ थोड़ा सा जगह में 2-3 बात को याद रखना है। देखिए यदि आप डी निकाले, कहिएगा डी कैसे निकाल के सिखाएंगे। यदि आप डी निकाले, अब वो डी का मान ना 0 से बड़ा आ गया तब तो बहुत अच्छा है, 0 से बड़ा आ गया तब क्या है, बहुत अच्छा है। और वो 0 से जैसे ही बढ़ाएगा ना तो आपका जो हल है वो क्या होने वाला है पता है, जिसको मूल कहते हैं, वो होने वाला है वास्तविक। क्या होने वाला है, वास्तविक और बोलिए असमान, वास्तविक और असमान, ठीक है। जब पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कि यदि डी का मान ना 0 के ही बराबर आ जाए तो भी हल होगा, और आपका जो हल होने वाला है वो होगा वास्तविक और समान, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, और तीसरा एंड लास्ट जिसको हम इधर लिख के समझा देते हैं आपको कि डी का मान ना छोटा हो जाए 0 से। और 0 से छोटा का मतलब क्या, निगेटिव में आ जाए, वही जो भी आया था, निगेटिव में आ जाए। डी का मान किस में आ जाए, निगेटिव में। तो डी का मान जब निगेटिव मतलब 0 से छोटा में आ जाए तो इसी को कहा जाता है कि हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगला क्लास में सीखना है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना, ठीक है। तो हल नहीं होगा। तो यही 3 कंडीशन को याद रखेंगे ना तो आप कर सकते हैं। मतलब हल होने का ना दुइयो कैसे है, एगो ई, जब डी 0 से बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव, और जब डी खुद 0 के बराबर होगा तब।
अब बोलिएगा कि सर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac तो वही चीज लिखा है ना फॉर्मूला, इसका मतलब इस फॉर्मूला को आप बोल सकते हैं सुधार के कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2। बोलिए बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। तो यही फॉर्मूला लगाना है, और जब डी 0 हो जाएगा तो बोलिए ई वाला रहेगा, न रहेगा तो ई रह जाएगा, तो उससे दिक्कत नहीं है। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, और जैसे ही क्वेश्चन करेंगे ये भी खत्म, आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखिए, चलिए देखिए, अब हम दो क्वेश्चन लेके आ गए हैं आपके बीच। क्या क्वेश्चन? दो क्वेश्चन, और ये दोनों बनाएंगे, समझाएंगे, पूरा खत्म। ठीक, आप पढ़े ही होंगे, एक साल तक कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे ना, बस रिवीजन जल्दी फास्ट क्विकली समझ लेना दिमाग में। एग्जाम देने जाते जाते रास्ता में जाने से पहले रात में 3 घंटा ये वीडियो देखिए ना, पूरे 15 चैप्टर का फॉर्मूला आपके दिमाग में नचेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब यहां आपसे हम पूछेंगे कि द्विघात समीकरण है ना, हाँ, क्योंकि बराबर है, और ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, होता है कि नहीं होता? होता है। अगर इसके हिसाब से पूछे एक्स स्क्वायर वाले में ए, तो ए बराबर तो कोई सफाई जो लोल होगा वो बोलेगा कि ए बराबर 3, अच्छा, बी बराबर 2 और सी बराबर -1, ये सब बोलेगा, खाली एक ना बोलेगा कौन? ये राम प्रवेश जो होगा ओकरा अभियो समझ नहीं आता होगा, जितना आसान आसान बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए बराबर 2, बी बराबर -3, सी बराबर 5, दोनों क्वेश्चन का जोड़ ही बनाते हैं। चलिए देखिएगा, उधर इधर इसको देखिए। अब हमको बताइए, पहले आप क्या निकालिएगा? विवेचक डी। ठीक, निकालिए। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिखाई दे रहा होगा, ऐसा हमको लगता है। ठीक, चलिए, डी बराबर बी स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर लिख दिए, माइनस तो -4, ए बोलिए कितना है? 3, यहाँ गुना, और सी कितना? -1, 2 के स्क्वायर कितना? 4, माइनस 4 के 12, 12 माइनस 1 से प्लस 12, हो गया खत्म। 12 4 16, डी कितना आया? 16। अच्छा बोलिए, 16 जो है 0 से बड़ा है कि छोट? 0 से बड़ा। तो आप बोल सकते हैं कि सर डी का मान ना 0 से क्या हुआ? बड़ा आ गया। बड़ा आ गया किससे? 0 से। 0 से बड़ा आया, एक मतलब हल होगा, और हल होगा तो आंसर कैसे आएगा? वास्तविक और असमान। ठीक है, वास्तविक और असमान। बोलिए एक बार हल करके भी दिखा दीजिए। तुरंत दिखाते हैं, देखिए बोर्ड पे, देखिए हल इधर कर देते हैं, इधर खोपचा में देखिए, इधर देखिए, इधर बोलिएगा सर द्विघात सूत्र का जरूरी पड़ेगा। हाँ लगाइए ना, सूत्र तो लगाना पड़ेगा, बिना सूत्र के कुछ होता है मैथ में? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर एक नाम ना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अरे यह ना है डी, तो इतना नॉन लिख के हम डी लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? अब तो दिमाग में घुसता होगा। हाँ, डी बहुत पहले से घुसल होगा कि बहुत आसान चीज है ना। चलिए देखिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा में 2a, बोलिएगा माइनस बी तो माइनस, अब बी कितना है? बी, अरे बी दूना है तो 2, अब प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी कितना है? 16, भी तुरंत ना आया 16, अब बट्टा में 2, ए के जगह पर 3, कोई दिक्कत? नो। माइनस 2 प्लस माइनस 16 के वर्गमूल 4, अब बट्टा में 3 गुना 6। अब कितना आदमी के नहीं से हल नहीं होता? तो देखा ना होता, वो सीख लेगा कैसे, देख लो, 1 सेकेंड में आ जाएगा समझ। ब्लैक मार्कर चलाते हैं, ठीक है, देखिएगा। ई प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो देखिए लिखते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, -2 के -2 उतार दिए, एक बार प्लस में 4 बटा में 6, और एक बार उतरेगा कौन वाला? ये तो प्लस वाला उतर गया, और -2 के -2 प्लस में 4 उतारे, एक बार माइनस में 4 बटा में 6, बोलिए 4 में से 2 गया तो 2 बटा में 6, कट के 1/3 आंसर एगो आ गया। और इसको देखिए, -2 -4 -6 बटा में 6, कट के -1 आया, 2 गो आंसर आएगा 1/3 है, -1। समझ में आया? दिखाई नहीं दिया? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ये 1/3 दिखाई दिया। बोलिए -6 बटा में 6, कट के -1, तो बोलिए दिए -1 आया। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब आइए ना इधर, इसको देख लेते हैं, भाई साहब देखिए, डी निकालिए, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बोलिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर -3 के स्क्वायर माइनस 4, एक जगह पर 2, 80 के जगह पर 5, -3 के स्क्वायर -9, माइनस के प्लस 9 हो जाता है तो 9, माइनस 4 दूना 8, 8 में से 40, 9 में से 40 गया, 9 में से 40 गया 31,
-31, माइनस वाला बड़ा है, -31। अच्छा माइनस में आ गए, मतलब डी छोटा हो गए कथी से, 0 से, यानी डी जो है 0 से छोटा हो गया। और आप जानते हैं कि जब डी 0 से छोटा हो जाएगा हल ही नहीं होगा, लिख देंगे हल नहीं होगा, काल्पनिक हो जाएगा, हल नहीं होगा, हल नहीं होगा, बात खत्म। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट कीजिए, आइए अब हम लोग पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 5 में। ठीक, यानी 15 को चैप्टर में से 5 चैप्टर अब खत्म होने वाला, मतलब 1/3 सिलेबस खत्म, 2 गो और 5 बचल है, उसको खत्म करेंगे। चलिए देखिए, 5वां चैप्टर के नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। क्या नाम है, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी बोलिए, श्रेणी बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, इसको शॉर्ट में ना एपी बोला जाता है। अब ना थोड़ा सा हम इस पर देते हैं 2 मिनट का टाइम और आपको हम बताते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या। देखिए, कोई भी ना सीरीज होता है, नंबर का सीरीज, आदमी का सीरीज। अगर आदमी एक सीरीज में चल रहा है मेला में लाइन लगा के, तो वो भी एक आदमी का सीरीज हुआ। जानवर पानी पीने जाता है तो वो भी एक लाइन हो जाता है, तो वो भी एक जानवरों का सीरीज हुआ। उसी प्रकार से ना जाने नंबरों का भी सीरीज होने लगा, और नंबर का भी सीरीज कई कई तरह का होता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें कि हम कोई सीरीज लिख दिए, नंबर लिख दिए लगातार, तो सीरीज तभी कहेंगे जब उसका कुछ नियम हो। जैसे कि अगर आदमी जा रहा है तो आदमी के पीछे आदमी ना होगा, आदमी के पीछे जानवर तो नहीं होगा, तो आदमी के पीछे जानवर हो जाएगा तो सीरीज ना कहलाएगा। जानवर के पीछे जानवर, तब सीरीज है कि जानवरों का एक सीरीज जा रहा है, जानवरों का झुंड जा रहा है, आदमियों का झुंड जा रहा है। ठीक, उसी प्रकार से आज नंबरों का झुंड पढ़ते हैं और उसी का कैसे कैसे हुआ समझाते हैं। देखिए आप, हम अगर बोले कि एक, क्या बोले, एग्जांपल से समझाते हैं, 1 2 हो गया, 1 लिखे, 2 लिखे, 2 लिखे ना, और 2 के बाद क्या लिखे, 6, और 6 के बाद यदि हम बोल दें कि बोलिए क्या लिखिएगा, तो हम ही बोल देते हैं, आप क्या लिखेगा, हाँ 42। और ये बोले कि अगला बताइए, ये भी एक सीरीज है। कैसे, देखिए ना, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है सीरीज बोल सकते हैं। देखिए कैसे, 1 के बाद 2, 1 बढ़ा, 2 के बाद 6, 4 बढ़ गया। अरे कैसे बोल रहे हैं सीरीज है। देखिए, 1 था ना, उसका स्क्वायर में माने खुद का स्क्वायर होकर 1 जुट गया है, 1 का स्क्वायर 1 के 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 जोड़िए 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 6 जोड़िए, 36 से 6 42। तो अगला ना पता चलेगा, ये स्क्वायर हो के वही जुटल है, मतलब अगला जो होने वाला है 42 का स्क्वायर में 42 जोड़ देगा तो आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि एक सीरीज का चल रहा है पैटर्न। अब देखिए ना, अब देखिए 2 4 8 16, बोलिए ये सीरीज है। अगला बताइएगा कितना होगा, बोलेगा सर सम में तो 2 का मल्टीपल है कि नहीं है, 2 में तो 4, 2 तो 8 16, तो इसका मतलब में 2 से गुना 32। कहने का मतलब वो सारा नंबर सीरीज कहला सकता है जो एक फिक्स पैटर्न में आगे बढ़ता हो, मतलब जिसको आप बता सकते हैं कि अगला नंबर क्या होगा। ठीक, तो अब बात है कि सर सीरीज तो समझ गए, सीरीज प्रोग्रेशन जिसको आप बोले श्रेणी, तो अरिथमेटिक कहां से आया, तो 10वां में ना केवल एक नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब प्रोग्रेशन में केवल आपको अरिथमेटिक पढ़ना है, पूरा नहीं, बहुत सारा होता है। तो अब हम बात करते हैं कौन प्रोग्रेशन के, अरिथमेटिक, मतलब श्रेणी में भी वैसा श्रेणी, जैसे एगो श्रेणी, एगो श्रेणी और वो श्रेणी होगा। तो आपको केवल वह श्रेणी पढ़ना है, केवल उस लाइन को देखना है, केवल उस झुंड को देखना है जिसमें 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, समान हो। 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, समान हो। माने वैसा श्रेणी जिसके क्रमागत 2 पदों का डिफरेंस, अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे कौन श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी। वैसा श्रेणी जिसके 2 क्रमागत पदों का अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए, अगर बोल दिए 2 4 6 8, अब कोई आपसे पूछे कि ये कैसा श्रेणी है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि सर ये दोनों के लगातार 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है ना, तब बोलेंगे कि अच्छा ये जो है ना, दोनों का 2 पदों का डिफरेंस समान है, क्रमागत 2 पदों का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी। यानी केवल इस वाला श्रेणी को ही कहेंगे ये श्रेणी एपी में है, ये दोनों एपी में ना था, ऐसा वाला कंडीशन नहीं था। यानी एपी सीरीज आपको पढ़ना है, मतलब समांतर श्रेणी पढ़ना है,
मतलब वैसा सीरीज जिसके क्रमागत दो पदों का अंतर समान हो। तो क्या एपी होगा? अब बोलिए, हमें वो लिखते हैं 1 4 7 10 एपी में है, एपी में है। देखिए तो 1 और 4 के बीच में कितना का डिफरेंस? 3 का। 4 7 में 3 का, 7 10 में कितना? 3 का। बोलिए 3 का डिफरेंस है, एपी में है? हाँ है। तो ये सब एपी हुआ। तो अब बात है कि एपी में तो आप पहचान लेंगे कोई भी सीरीज को, एपी में है कि नहीं है पहचान लेंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अब आपको ना हम कुछ इसके आगे, तो इसको मिटाते हैं और आगे बताते हैं, ठीक। चलिए आइए तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लिखल है -10 -6 -2 2। बताइए एपी में है कि नहीं, पहले पहचानना सीखिए, ठीक है। देखिए हम पहचानते हैं, एपी पहचानने का नियम है ना कि दो पदों का अंतर। अब अंतर भी समझना है, ठीक है। अब आप जानिएगा, देखिए तो कहेगा सर ये दोनों के बीच अंतर, तो अंतर का मतलब ना अगला में से पिछला घटाओ, अंतर का मतलब अगला में से पिछला घटाओ। देखिए तो हम बताते हैं आपको कि -6 में से घटाना, तो माइनस है कितना? -10। तो -6 और माइनस माइनस +10, आंसर कितना हुआ? 4। बोलेगा ये दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 4, ठीक। अगला देखिए -2, अगला के बीच बताते हैं, -2 में से घटाना है माइनस कितना? -6 है, तो -2 +6 कितना है? 6 में से 2 गया 4, ये भी 4 ये भी 4, मतलब दोनों के बीच डिफरेंस 4। अब देखिए अगला 2 में से, अगला में से पिछला -2 करना है 4। अब कहेगा सर हर प्रत्येक पद का जो अंतर है वो 4 4 ही आया, मतलब क्रमागत दो पदों का अंतर कितना आया? 4 4 आ गया, मतलब ई वाला जो था ना वो एपी में है। अब जब एपी में कोई आ जाएगा ना तब फॉर्मूला स्टार्ट होता है, बहुत सारा। अब बहुत सारा बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी सीरीज यदि एपी में है तो आपको अधिकार है उसको क्या करने का पता है? प्रथम पद को ए बोलने का। क्या बोलने का? ए बोलने का। मतलब अभी तुरंत चेक किए तब पता चला -10 -6 -2 और 2। देखिए इसको, ये एपी में है ना? बोलेगा हाँ एपी में तो है, अभी तुरंत ना बोलता है एपी में है। एकदम गौर से समझिए इस लाइन को, ये एपी में है तो हाँ एपी में है। तो एपी में है तो ये अधिकार है कि जब पहला बार लिखल रहेगा ना प्रथम बार, उसको प्रथम पद तो बोलबे करेंगे क्योंकि प्रथम में है, और उसको ना प्रथम पद को डिनोट किया गया, प्रथम पद को ए से। किससे? ए से, ठीक। चलिए बोलेगा चलिए प्रथम पद को तो आप ए बोल दिए, और जो दो पदों का अंतर जो अभी 4 4 आ रहा था, दो पदों का अंतर जिसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, हिंदी में सार्व अंतर, और उसका ना नाम है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। तो जो अंतर निकाल रहे थे ना आप, जो अंतर दो पदों का अंतर जो आया था 4, तो यहां दो पदों का अंतर, दो पदों का अंतर, दो पदों का अंतर कितना था? 4। और वही दो पदों के अंतर को ना आई के बाद बोलिएगा कॉमन डिफरेंस, मतलब डी, अर्थात डी बराबर कितना है? 4। बोलिएगा दो चीज सीख गए। अरे ये तो साल भर पहले ही तो सीख गया होगा ना। ए प्रथम पद ए, दो पदों का अंतर डी 4। अब कहेगा और कोई बात है इसमें? 4 बात होगा, आईपी में 4 बात। अभी एगो सीखे ए, एगो सीखे डी, दूगो आउडो है, कथी है? तो ई है। कै गो लिखल? एगो, दूगो, तीन गो, 4 गो। पूरे एपी में कै गो टर्म है, कै गो पद है? 4 गो। तो इसको बोला जाता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, हिंदी में पदों की संख्या, पदों की संख्या। बोलिए पदों की संख्या कै गो है? संयोग से 4 गो है, जयोगो रह सकता है। समझ रहे हैं कुछ बात ही ना? ठीक है। अब आगे कहिएगा सर 3 चीज हुआ, एगो ए, एगो डी। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म को ना एन से डिनोट किया जाता है। किससे? एन से, एन से, एन 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 एन, ठीक है। चलिए एक चीज और, उसके बाद फिर फिनिश करके बढ़िया से बताएंगे, ठीक है। चलिए एक चीज और, वो क्या है पता है? कहिएगा सर जी प्रथम में था तो प्रथम पद बोल दिए ए, कोई अंतिम में है तो ना बोलेंगे, वो बोलेंगे ये अंतिम में है। कथी है? अंतिम में, तो नाम हुआ अंतिम पद। नाम कथी हुआ है? ये अंतिम, अंतिम पद। और इसको ना एक सिंबल है टी एन लिखने का। क्या लिखने का? टी एन, टी एन। देखिए कैसे, टी एन बोलिए या एन बोलिए या एल भी चलेगा लास्ट टर्म, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। 3 4 चीज समझे, 1 सेकेंड के अंदर आप इसको नोट करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक। एक एग्जांपल लिखते हैं आप बोर्ड पर ना, 5 मिनट कंसंट्रेट कीजिए, इसको भी खत्म करते हैं, ठीक है। एग्जांपल लिखिए हम, देखिएगा गौर से।
कॉमा 5 कॉमा 8 कॉमा 11 इतने लिखे, ठीक है। पहले आप हमको बताइए क्या ईएपी में है, तो अब उतना चेक करेंगे। अब नया तरीका सीखिए। इसको बोलेंगे T1 टर्म 1, इसको T2, इसको T3, इसको T4, कोई दिक्कत। चौथा पद। चलिए अब अगर यहां से पूछे कि ए, पहले पता ईएपी में है तो हाँ 3 का तो डिफरेंस है ना। तो बोलिए ए बराबर आपसे कोई पूछे तो कितना बोलेगा, 2 बोल दीजिएगा, यानी ए निकालना सीख गए। चलिए डी बोलेगा तो डी के फॉर्मूला कथी आ गया, अगला में से पिछला, मतलब T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, जो भी निकालिएगा ना सब बराबर आएगा, क्योंकि बराबर है ये है। तो डी बराबर आपको पता है 5 में से 2 गया 3, कोई भी निकालिए। डी भी आ गया। बोले सर ए डी सीख गया, ठीक सीख गया। कै हुआ, एगो दूगो तीनगो चारगो, तो एन के वैल्यू कैगो, तो 4 गो है, तो 4 एन बराबर 4। और टी एन मतलब लास्ट अंतिम, यानी टी एन अंतिम पद कितना, 11, तो 11। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब ना 10th में क्या करेगा, ये है 4 चीज में से 3 को देगा, एगो पूछेगा, और उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। ए देगा, डी देगा, एन देगा, तो टी एन पूछेगा, टी एन देगा, ए देगा, एन पूछेगा, कुछ मतलब करके 3 में। आपको ये समझना जरूरी कि टी एन का मतलब अंतिम पद, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, ए के मतलब क्या, डी के मतलब क्या, जोड़ घटाव करने आता है, बस बात खत्म। ठीक। अब देखिए, अब ना यहां से हम फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं कि देखिएगा आप कैसे, देखिएगा यहां से फॉर्मूला सोचने पर मजबूर होइएगा कि सर प्रथम पद 2, दूसरा पद 5, तीसरा पद 8, चौथा पद 11। कोई लड़का आके हमसे पूछ दे कि इसका पचमा पद बता दीजिए ना, पचमा पद, हम उसको क्या करेंगे पता है, बोलेंगे लो ये चौथा पद में तू डी को जोड़ लो, आ जाएगा पचमा पद। ये चौथा पद 11 है ना, इनमें तू डी को जोड़ लो, डी कितना है 3, 3 जोड़ दो, तो 11 3 बोलेगा 14। हाँ ये है पचमा पद। कोई कहेगा नहीं हमको छठा पद चाहिए, छठा पद चाहिए, तो पचवा में क्या जोड़ेगा, डी, 14 में 3 जोड़ेगा 17। अरे ऐसे होगा, हाँ अगला, हर अगला पद निकालने के लिए पिछला में डी जोड़ जोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। अब कोई उठा ना पूठा बोला कि ना हमारा ये नहीं, हमको चाहिए 50वां पद, कैमा पद, 50वां पद। पहले 50वां पद कथी होगा ये बताइए। अब तब डब्बा भरे जाएंगे यहाँ से वाला नहीं, तो उसका एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, और वही फॉर्मूला पर अभी हम बात करने वाले हैं। वो क्या है, प्रूफ भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फास्ट में काम करना है, इसलिए देखिए डायरेक्ट। अब देखिए तो आप, अगर आपको 50वां पद, कोई जाके बोले सन कॉलेज तो 150वां पद, कोई कहते 2 लाखवां पद, ठीक हो सकता है, आदमी तो आजाद है, यहाँ तो दुनिया में कोई कुछ बोल देता है। इसलिए समझिए, अगर अभी के बाद इनमें डायरेक्ट, तो हम क्या बोले पता है कि जयमा पद कहो तो हम डायरेक्ट इनमें पद के फॉर्मूला देते हैं। तो जयमा पद चाहिए ना, तुमको जयमा पद चाहिए, इनके पर रख के निकाल लेना। कहला तू 50वां पद, 60वां पद, 150वां पद, 200वां पद करेगा, तुमको हम ब्लैंक चेके दे देते हैं, जितना हम उतना भर हुआ निकाले तरह। उसी प्रकार से इनवा पद का फॉर्मूला हुआ टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हो गया ब्लैंक चेक एक तरफ। अब जाइए, अगर आपको 200वां पद चाहिए तो इनके जगह पर 200 भरिए, अगर आपको 5000वां पद चाहिए तो एक जगह पर 5000 भर लीजिए, अपने आ जाएगा। तो ये हुआ जयमा पद चाहिए तयमा पद का फॉर्मूला, इसलिए इसका नाम है एनवा पद का फॉर्मूला। यानी किसी भी एपी के एनवा पद क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मान लीजिए इसको कोई कहता कि यह सीरीज में हमको 5वां, छठा नहीं, हमको 50वां बताइए, बताते देखिए कैसे बताते हैं। बोलिए 50वां बोलता तो एक जगह पर कितना 50, तो टी 50 बराबर एक जगह पर कितना, ए है कितना 2, तो 2 प्लस एन कितना, एन अभी 50 बोले ना भाई, 50, तो 50 में से गया 49, और डी के जगह पर 3, तो जोड़ते हैं 2 प्लस 49 दिया, तो 50 दिया 150, उनमें से 3 घटा लेंगे 147, तो 147 और 2 149 आंसर। यानी इसका जो 50वां पद होगा, और इसी 17, 21 बढ़ते बढ़ते 20 बढ़ते बढ़ते जो आने वाला है इसका 50वां पद, वो आएगा 149। बोलिए अब कोई दिक्कत नहीं ना। कैमो पद का है, 20वां पद का है, अब कहीं ऐसनो कहेगा उनने से दे देगा, अंतिम में पद दे देगा, अब बोलेगा बताओ इनमें कै गो पद है। जैसे एग्जांपल छोटा सा नमूना देखिए यहाँ पे, छोटा सा नमूना कहेगा 2 4 डॉट 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 12, मैंने सिंपल सा बात लिख रहे हैं आप समझेंगे। कहेगा ना इसमें कै गो पद है, तो आप इसको छोटा तो गिन भी गिन सकते हैं, लेकिन हम गिनना नहीं, हम डायरेक्ट बताना सिखाते हैं। देखिए आप यहाँ बोलिए, हमको बोलिए यहाँ पे ये कितना है 2,
और डी कितना है, संयोग से डी भी दुइये है, समझ रहे हैं ना। अब बच्चा थोड़े थोड़े हैं। टी एन बराबर मतलब अंतिमा पद में दिले है 12। तो देखिए तो जब ए दिया, डी दिया, टी एन दिया, तो कॉथी नहीं दिया एन, तो एन ना पूछेगा और आपसे हाथी घोड़ा पूछ लेगा। बताइए, एन पूछा। चलिए तो एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। एन बराबर, एन का फॉर्मूला हम लिखाए हैं जो लगाइएगा नहीं, फॉर्मूला वही रहेगा, खाली एन से उन्ने कर देंगे। देखिए कैसे, देखिए फॉर्मूला लिखिए वो है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए टी एन मतलब अंतिमा पद कितना था 12 बराबर एक पर 2 प्लस एन, ए तो निकालना है मास्टर, एन माइनस वन है डी 2, ई 2 आगे घटता ही 12 में से 2 तो 10 बराबर 2 एन माइनस 2, ई 2 आकर जुड़ जाते, एगो गेले एगो जुड़ता है, तो 12 बराबर 2 एन। दिखाई दे रहा है भाई साहब, हाँ 12 बराबर 2 एन, इसीलिए अब सफाई गताल होगा ओकरो समझ आ जाएगा। 12 बटा में 2 बराबर एन यानी 6, इसलिए एन बराबर 6 मतलब समझे, 9 दिखाई दिया, 9 दिखाई दिया तो लिखिए एन बराबर 6, और दिखाई दिया एन बराबर 6 मतलब कि 2 4 डॉट डॉट 12 में कै गो पद रहा, तो ऐसे ऐसे 6 गो पद है, कै गो 6 गो, कुछ भी पूछ सकता है समझे, ए डी टी एन एन कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ के जस्ट बाद ना आपको सम पूछेगा किसी भी एपी के एन पदों का योग। ठीक है, तो एन पदों का योग का फॉर्मूला याद रखेंगे, तुरंत फॉर्मूला लिखते हैं, आप समझते रहिए। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से, जैसे ये तो हो गया, यही तो सीख जाता है ना उसको आगे कोई दिक्कत नहीं होता। अब एन एस एन बराबर होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहिएगा यस कहला मतलब सम, किसका सम, एन पदों का, इसलिए एस एन बराबर एन बाई 2 यानी एन पदों का सम यानी एन पदों का योग। एस एन बराबर एन बाई 2 प्लस इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक और तरीका है लिखने का, एस एन बराबर एन बाई 2 और 2a के कोई कहेगा जब हम ए प्लस ए बोलेंगे बात देख के, अब प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई होशियार आएगा एक ऐसे कर देगा एन बाई 2, बोलेगा हम एक ए मान गए, लेकिन तनके देर पहले हम पढ़े हैं कथी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है अंतिमा पद टी एन। तो एक टी एन मतलब अंतिमा पद, और टी एन लिख के लोग लास्ट टाइम को एल लिखता है, यानी एस एन का एक और फॉर्मूला आ गया, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल। ठीक है, अब आप यहां से कुछ क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करते रहें, बनाते रहें, फॉर्मूला के लिए आपको हेल्पफुल हुआ। चलिए तो अब ध्यान दीजिए, 1 मिनट और आपसे टाइम लेंगे और कुछ बात करेंगे। ठीक है, बात यह करेंगे कि मोटा मोटी समझिए तो ये 1.5 घंटा का वीडियो हुआ, 1.5 घंटा में हमने आपको 1 से लेके 5 एक्सरसाइज के बारे में बताया। ठीक, और आपको पता है कि 10th में 15 गो है, यानी अगला जो 5 आने वाला है उसमें भी 1.5 और अगला जो 5 है उसमें भी 1.5, यानी मोटा मोटी 4.5 घंटा का वीडियो है। और अगर 4.5 घंटा का वीडियो, ये पार्ट 1 है। ठीक है, अब इसके बाद पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो जाएगा, कब, जब आप कहेंगे तब, मतलब आप कमेंट करेंगे कि हाँ सर ऐसी टाइप के वीडियो हमको चाहिए, तो ठीक, अगर ना चाहिए तो क्यों बनाएंगे, हमको ऐसा लगा कि बच्चा को ये हेल्पफुल है तो बना दिए, लेकिन अगर आपको लगे नहीं हेल्पफुल नहीं है तो नहीं बनाएंगे। अरे आप ही के ना मर्जी से होगा, वीडियो देखेगा आप तो आप ही का ना बात मानेंगे, समझे। तो आप कमेंट करके बताइए कि ऐसने वीडियो चाहिए, 5वां चैप्टर, छठा जो है ज्योमेट्री स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद फिर स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी सब बता देंगे, और इसी टाइप से। और आप 3 घंटा रात में ना, मतलब इसको देख लीजिएगा, पूरे किताब ए में घुस जाएगा, 2-4 बार वीडियो देखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।